बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम तैयारी करेंगे आज के शो की और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन रेंज में बाजार हल्की बढ़त के साथ निफ्टी 26,000 के करीब, बैंक निफ्टी में करीब 160 पॉइंट की मजबूती, वहीं मिड और स्मॉल कैप में हल्की खरीदारी। PSU बैंक और रियल की सबसे ज्यादा रफ्तार, दोनों इंडिसेस एक से सवा को सपोर्ट देने में रिलायंस का बड़ा हाथ। JP मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट के बाद 52 वीक हाई पर शेयर, ब्रोकरेज ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1700 रुपये के दिए टारगेट। कहा जियो IPO, न्यू एनर्जी और रिटेल से आएगी ग्रोथ। आज के बिग स्टॉक्स और ChatGPT पड़े सटीक। गोल्ड में तेजी से मुथूट फाइनेंस में तेजी, वही जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से करीब 3% भागा ल्यूपिन। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज में मजबूती। उधर ChatGPT शेयरों में फेडरल बैंक और AU बैंक लाइफ हाई पर पहुंचे, तो वहीं AB कैपिटल वायदा का टॉप गेनर बना। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट के बाद OMCs में दबाव, ब्रोकरेज ने शेयरों को किया डाउनग्रेड। होल्ड से बिकवाली की दी सलाह। कहा डीजल मार्जिन में प्रेशर की वजह से अर्निंग्स पर पड़ सकता है खराब असर। BPCL के 330 तो IOC के दिए 145 के टारगेट। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद PM मोदी ने कहा, ये ध्वज सदियों के सपनों के साकार होने का प्रतीक है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो की शुरुआत करेंगे। और श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और टिपिकल एक्सपायरी डे मार्केट के लिए अगर आप देखें, पूरा दिन मार्केट ने एक रेंज में बिताया, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो की इस बीच में, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों ने उस बाय जोन का रिस्पेक्ट किया और वहाँ से एक अच्छा मूव दिखाया। और दोनों इंडेक्स अब एक्चुअली देखें अगर आप, तो डे हाई पर है। हालांकि दोनों तरफ के मूव्स मिले। कहने को ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने सेल किया तो भी पैसा बना होगा इंट्राडे में, ऑब्वियसली अगर आपने टाइमिंग सही की होती तो। लेकिन खैर जो भी है, ऑप्शन राइटर की रेंज को रिस्पेक्ट किया गया। सभी के सभी कॉल्स और पुट्स में वैल्यू कम हुई है आज, तो वो एक टिपिकल ऑप्शन राइटर, एक बेस्ट एक्सपायरी एक्चुअली ऑप्शन राइटर के लिए। आखिरी एक घंटे में शायद एक मूव बचा हो मार्केट के लिए। लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स होप। एक और चीज़, रिलायंस क्लियरली अब मार्केट का लीडर यहाँ पर, और आज भी देखें तो रिलायंस ने ही लीड किया। नया 52 वीक हाई लगाया स्टॉक ने, ऑल टाइम हाई। बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया आज, खासतौर से PSU बैंक्स में शानदार मोमेंटम है। हालांकि IT उसने काफ़ी हद तक थोड़ा सा मार्केट को गेंस को कैप करने में एक बड़ा रोल प्ले किया। IT में आज थोड़ी सी आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखाई देगी। निफ्टी IT की बात हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा अब कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। लेकिन आज क्लियरली जैसा कि आपने मेंशन किया, दोनों तरफ की ट्रेड मिली है, वोलेटिलिटी थी मार्केट में, लेकिन ब्रेथ ठीक है मार्केट की, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग नज़र आई और रियल्टी PSU बैंक्स ने तो साथ दिया ही। लेकिन बड़ा सवाल अब ये कि जिस तरीके से मार्केट ने आज दोनों तरफ के ट्रेड्स दिए हैं, ये किस ओर संकेत कर रहे हैं? अब नेक्स्ट क्या लग रहा है आपको मार्केट पे? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग के तौर पर, जहाँ से आपको और कन्विक्शन बनती हुई नजर आएगी बाजार में? बिल्कुल, देखिए श्रेया, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 25,800 के ऊपर ट्रेंड इंटैक्ट है। ट्रेंड में कोई गड़बड़ नहीं है जब तक आप 25,800 के ऊपर हैं। हाँ, 26,000 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो मुझे लग रहा है कि फिर मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा। इस मार्केट में क्या है कि इंट्राडे में दोनों तरफ के मौके हैं, लेकिन पोजिशनली मेरा ये मानना है कि आप लॉन्ग रहें और डिप्स में पोजीशंस को और ऐड करें, तो वो मेरे ख्याल से एक आपके लिए एक अच्छी अप्रोच रहेगी। जहाँ तक निफ्टी की बात है, देखिए आज का लो है 25,925, तो 25,900 से 25,950 जो आज में हमारा बाय जोन भी था, वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और आज 26,050 तक तो नहीं गए हम,
लेकिन ऑप्शन राइटर के हिसाब से 26,050 से 26,100 ये एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन है। बैंक निफ्टी में आज सुबह एक बहुत शानदार ट्रेड मिली, अगर आप देखें तो जो कोलैप्स हुआ उसके बाद बैंक निफ्टी एक ब्यूटीफुल रेंज में आया, 58,700 से 800 की रेंज में, वहाँ से घूमा। 58,500 से 700 का सपोर्ट है आपका आज के लो के जस्ट नीचे, और रेजिस्टेंस जो है श्रेया हायर लेवल पर वो आपको मिलेगी करीब करीब 59,200 से लेकर करीब करीब 59,400 तक के बीच में। बिल्कुल, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन सुबह जो बताया गया था वही रणनीति स्ट्रैटेजी सटीक पड़ी है। आइए एक बार सुनते हैं फिर से क्या स्ट्रैटेजी की बात हुई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ऑप्शन राइटर फंसा तो आपको एक बहुत शानदार ट्रेड मिलेगी, वरना आपको उस रेंज को बेसिकली रिस्पेक्ट देना है। और वो रेंज क्या है, बेसिक रेंज जो है ऑप्शन राइटर की 25,820 से लेकर 26,100, चाहे तो उसको इवन आउट कर दें 25,800 से 26,100, 25,875 से 25,950 का जो जोन है, अगर फ्लैट खुले तो वहाँ पर भी, और थोड़ा और नीचे आए वहाँ तक आप लॉन्ग पोजीशन वाया ऑप्शंस करें, ऑब्वियसली भले नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस लें, और 25,800 का एक स्टॉप लॉस रखें। ये ऑप्शन राइटर्स की जोन है, तो एक बाइंग का बेस्ट जोन होगा 58,700 से 58,800 का, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 58,600 का। बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। चलिए छोटी ट्रेड्स दी मार्केट ने, लेकिन आपको एटलीस्ट अगर आप देखें तो रेंज को रिस्पेक्ट करा और वो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करा, दोनों को, ये एक अच्छी चीज़ रही मार्केट के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक आज क्या एक्शन रहा? बिल्कुल अनुज, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए तो मैं विद दिस टाइम डिस्क्लेमर चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। रिलायंस ये अनुज राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिक जो इसने 10 डेमा क्रिएट किया, और जो ऑप्शन स्टैट्स हैं, जो फ्यूचर्स की बाइंग है, और एक और चीज़ जो रोल ओवर है, आई मीन इतनी कमांडिंग पोजीशन में ये स्टॉक विद आई थिंक वो जो रिपोर्ट का जिसका उल्लेख हुआ था अनुज, आज आप जरा बिल्डअप देखिए स्टिल नवंबर में, हालांकि ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी, बट लुक एट दिसंबर फ्यूचर्स, आज 12% ओआई बिल्डअप हुआ, 1.14 करोड़ शेयर जुड़े हैं। तो रिलायंस एक स्ट्रॉन्ग हैंड में है, एंड मोर स्पेशली इसने अब तक 16 अक्टूबर से लेकर अब तक, यानी अर्निंग सीजन स्टार्ट होने से पहले ही जो इसमें एक मोमेंटम आया था, उसमें कभी भी 10 डेमा को नहीं तोड़ा, और आज फिर प्रूव किया कि 10 डेमा इसकी एक लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है जिसको ये वायलेट नहीं कर रहा है। तो एक्यूट स्ट्रेंथ जहां पहले जिस काउंटर में है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं अभी सिर्फ स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स को लूंगा। एक और चीज़ नज़र आ रही है, एक और स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई को कैप्चर करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए बड़ा छटपटा सा रहा है, दैट्स हीरो मोटोकॉर्प। लिखा ये डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, सितंबर 2024 का जो हाई था, जो इसके करियर का हाई भी है अनुज, जिस प्रकार के रोलोवर्स हैं, इस कार्यक्रम में चर्चा काफ़ी हुई है, हम बात काफ़ी पहले से भी कर रहे थे इस स्टॉक पे। 6,068 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ 87 रुपये ऊपर है, 90% रोलोवर्स विद इम्प्रूव्ड रोलोवर कॉस्ट। दिसंबर फ्यूचर्स में 3.3 लाख शेयर का बिल्डअप हुआ, एक हीरो मोटोकॉर्प, और मेरे ख्याल से मैं अगर एक बैंक का जिक्र ना करूं तो ये बेमानी होगी, दैट्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, 1.5% ऊपर। एक तो इसका राइजिंग ट्रेंड है ही, कोई दो राय नहीं है। एग्रेसिव ये मार्च 2025 के बाद हो गया था, बट एक और चीज़ हो रही है, अगर आप इसके चार्ट्स को बहुत बारीकी से देखें, पूरे इस 5 साल की साइकिल जिसमें मैं फरवरी 2020 से लेकर आज का प्राइस ले रहा हूँ अनुज, मल्टीपल करीब 9 स्विंग हाइज हैं इस 5 साल की। ये चार्ट अपने और भी एक एग्रेसिव यानी एक राइजिंग चैनल को भी बाइसेक्ट करके और उस राइजिंग चैनल के अपर एज में एंटर करने की तैयारी कर रहा है। 87% रोल ओवर, ह्यूज बिल्डअप, अच्छे रोल ओवर कॉस्ट और अच्छा पोजिशनिंग। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स जिस पर आप कह सकते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ है। पर अनुज एक बार आज फिर से ये प्रूव हुआ कि बैंक निफ्टी इज द किंग जनाब। इसके बिना और विद इन निफ्टी बैंक पीएसयूज के बिना अभी स्ट्रेंथ लोकेट करना मुश्किल है। एंड स्पेशली ये जो तेजी है अनुज, क्लोजर टू पॉलिसी, इसके मीनिंग क्या है? वीरू, इसके सिंपल एक ही मीनिंग है कि मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगला जो क्यू है वो रेट कट है, और वो बहुत दूर नहीं है, यहाँ से अब 10 ही दिन दूर है। देखिए हमारी मार्केट क्या है ना, हमारी मार्केट उस बच्चे की तरह है जिसको आपको कुछ ना कुछ खिलौना पकड़ाना पड़ता है, और वो काम हमारा है, क्योंकि अब हमारे पास भी बहुत ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। अर्निंग सीजन ओवर, इलेक्शन ओवर, ट्रेड डील अब तक हुई नहीं, तो अब हम बात क्या करेंगे रोज़ रोज़। तो लेकिन
जोक्स असाइड, क्लियरली मार्केट का टेक्सचर आपको बता रहा है जिस तरीके से। और पीएसयू बैंकों पर वीरो हम कितना बुलिश रहे हैं आपको पता ही है। पीएसयू बैंक्स और टियर 2 बैंक्स, इन पर हम काफ़ी बुलिश रहे हैं, लगातार बात हुई है कि इन पर आप अपना पॉजिटिव व्यू बना के रखें। तो आई थिंक ये एक चीज़ और आपको बता रही है कि ये गो टू पॉकेट है मार्केट की। स्पेशली यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप कोई भी पीएसयू बैंक उठा के देख लें, कोई भी बैंक आपको महंगा नहीं मिल रहा है। आज की डेट में भी एसबीआई 1000 रुपये पर अगर आप देखें वैल्यूएशन वाइज सस्ता है कंपेयर टू लास्ट ईयर जून 2024। ऐसा आप बहुत सेक्टर्स के बारे में, बहुत स्टॉक्स के बारे में नहीं कह पाएंगे, लेकिन एसबीआई के केस में आप ये कह सकते हैं। और देखिए किस तरीके से तेज़ी से भाग रहा है बाय द वे स्टॉक। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। लेकिन जो सबसे ऊपर, जो सबसे बड़ी ओवर आर्चिंग थीम है वो मेरे ख्याल से है रेट कट की एक्सपेक्टेशन। चलिए श्रेया, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, लेकिन मैं सवाल ये इसी पर था, थोड़ा और विस्तार में जानना चाहूँगी। अब हम नंबर सीरीज़ को टाटा बाय बाय कह रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज़ का आउटलुक क्या लग रहा है आपको? साथ ही कौन से क्यूज और ट्रिगर्स जो अब ड्राइव करेंगे? आई थिंक इन पार्ट मैंने उसका जवाब दे दिया जब वीरू के सवाल का मैंने जवाब दिया। लेकिन आउटलुक, हाँ बिल्कुल। तो क्यू सबसे बड़ा यही है, आरबीआई की पॉलिसी और फेड की पॉलिसी। और आउटलुक में बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये दोनों इंस्टीट्यूट्स कहते क्या हैं, फेड क्या कहता है और गवर्नर साहब क्या कहते हैं। आई थिंक रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं दिसंबर में, क्योंकि आरबीआई की तरफ से, क्योंकि पिछली पॉलिसी में गवर्नर साहब ने एक टोन सेट कर दिया था कि अगर हम ओपन हैं रेट कट्स के लिए और हमारा फोकस अब ग्रोथ पर है। और उसके बाद जिस तरीके के डेटा पॉइंट्स आए हैं, इन्फ्लेशन ऑल टाइम लो पर आया है, तो एक सेंस बन रही है कि इस पॉलिसी में रेट कट आना चाहिए। और अगर वो आया तो मुझे लग रहा है कि वो वाकई में एक और बड़ा क्यू होगा। वो जब हमने बात की थी बैंक निफ्टी में 60,000 तक का रास्ता खुला है, बड़ा टारगेट 60,000 का है। आई थिंक वो ओपन हो जाएगा फिर। अगर उसके लिए मुझे लग रहा है कि वो रेट कट की ज़रूरत है, तो ये आई थिंक होगा। और आउटलुक मेरा पॉजिटिव है दिसंबर सीरीज़ को लेकर। दिसंबर सीरीज़ में एफआईआईज भी छुट्टी पर जाते हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा सेलिंग इंटेंसिटी भी, आप हंस रही हैं लेकिन ये फैक्ट है, थोड़ा सा सेलिंग इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा वहाँ से भी हमको रिलीफ मिलेगा। वैसे उनकी सेलिंग इंटेंसिटी थोड़ी तो कम हुई है, लेकिन और कम हो जानी चाहिए होपफुली। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक और मार्केट के लिए पॉजिटिव रह सकता है। बिल्कुल, आउटलुक पॉजिटिव है आपका दिसंबर सीरीज को लेकर, और फेड रेट कट एक बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि मार्केट दायरे में था लेकिन फिर भी इन ग्रीन ट्रेड करने में कामयाब है। तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ करते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स ने आज संभाला है बाजार को, कहाँ पर ज़्यादा खरीदारी होती हुई नजर आई है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त? और मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वो आपको या तो नज़र आएंगे रियल्टी स्पेस से फीनिक्स मिल्स, अगर आप देखें तो कल काफ़ी यहाँ पर डेंट था, आज 2.5% के करीब खरीदारी होती हुई नजर आई है। आदित्य बिरला कैपिटल शुमार किया गया था इसको पिक्स में और 3.5% से ज़्यादा उछल गया आज के साथ में। गोदरेज कंज्यूमर उछल गया 2.5% से ज़्यादा। फेडरल बैंक लाइफ टाइम हाई के आसपास और चार्ट जीपीटी में शुमार भी किया गया था। बीईएल अगेन देखिए डिफेंस स्पेस से 2% के करीब यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई। एसबीआई पीएसयू बैंक स्पेस में शानदार करता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज खबर भी पॉजिटिव थी, उसके बाद एक शानदार मूव आया 1.5% अप। और बजाज ऑटो टू व्हीलर स्पेस से 1% की तेजी के साथ कर रहा कारोबार। लेकिन बैकफुट पर कौन से स्टॉक्स थे? पेटीएम 2% से ज़्यादा लुढ़क गया। आईजीएल पूरा ओएमसी स्पेस थोड़ा कमज़ोर है और क्यों है वो आगे समझेंगे भी शो में विस्तार से। 1.5% ये टूटा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में मुनाफा वसूली लगभग 1% और एलटीआई माइंट्री आईटी स्पेस में आज मुनाफा वसूली थी तो 1.5% यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर 2% ज़्यादा की गिरावट। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लुढ़क गया। इन्फी अगेन आईटी स्पेस है और आयशर मोटर्स यहाँ पर मुनाफा वसूली फिलहाल देखने को मिल रही है। ओके, हाँ ये तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात होगी, लेकिन अब रफ्तार के घोड़े कौन कौन से रहे स्टॉक स्पेसिफिक और फिसड्डी, ये कौन से स्टॉक्स रहे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एबी कैपिटल श्रेया, क्योंकि आज ये एफएनओ में सबसे ज़्यादा चला स्टॉक और आज सुबह इसके चार्ट से क्लियर हो गया था। आज सुबह इनफैक्ट हमारे पैनल ने भी पिक किया था इसको, चार्ट जीपीटी में था ही, लेकिन हमारे पैनल की भी पिक थी ये। लुपिन आई थिंक इस पर ब्रोकरेजेस बुलिश हुए थे और आज अगेन हमारे एक बिग स्टॉक्स का हिस्सा था लुपिन। उसके अलावा मुथूट फाइनेंस, सोने के दाम बढ़ना ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था और ये भी बिग स्टॉक्स का हिस्सा था, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आए। फिसड्डी स्टॉक्स में मैं सिर्फ एक स्टॉक को ले रहा हूँ और ये सिर्फ आज का फिसड्डी नहीं है, ये पहले भी फिसड्डी नहीं है, ये पहले भी फिसड्डी था, अभी भी फिसड्डी है। वो है सम्मान कैपिटल। जितना पैसा इसने डुबोया है मेरे ख्याल से शायद सिर्फ वोडाफोन आइडिया और होगा जिसने डुबोया होगा, रिटेल का खास तौर से। और बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार रिटेल फिर फंसेगा या फिर फंसा इस बार रिटेल। एक महीने का चार्ट देखिए इसका,
नवंबर सीरीज़ में सबसे ज़्यादा गिरा ये स्टॉक, और आज भी अगर आप देखें तो ये बैन में ही है। और एक बार जरा इसका दिखा दीजिए मुझे 1 महीने का चार्ट। ये देखिए श्रेया, 21% गिरा है उस समय में, जबकि पूरी की पूरी एनबीएफसी बास्केट ने शानदार तरीके से आउट परफॉर्म किया है। तो ये आज के आपके ये रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स। ओके, रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स। लेकिन आज जो चार्ट जीपीटी और बिग स्टॉक्स में स्टॉक शुमार किए गए थे और जो सटीक एनालिसिस हुए थे, एक बार फिर से देखते हैं उसको। एबी कैपिटल में शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला कल की ट्रेड में। वीकनेस वाले दिन 20 डे मास से एक मैसिव ब्रेकआउट, और आप देखिए एक ही कैंडल में इसने करीब 3 कैंडल्स को नेगेट किया है अच्छी डिलीवरी बाइंग के साथ, और 94% के करीब रोल ओवर, और चार्ट इसका बहुत सूदिंग है। करेक्शन में बाइंग करने पर यहाँ पर पैसा बन रहा है। लॉन्ग बिल्डअप भी काफ़ी शानदार है। फेडरल बैंक, मतलब ये एकदम वर्टिकल राइज है, एक पैराबोलिक राइज है, इसको पकड़ना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन शानदार मोमेंटम में 16 मंथ का राइजिंग चैनल, दुगने से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम, नए ऑल टाइम हाई पर स्टॉक, एफएनओ में भी शॉर्ट कवरिंग नजर आई, इस वजह से ये मेरे रडार पर आया। लूपिन पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जेफरीज की, 2300 के टारगेट दिए हैं लूपिन पर। बायोसिमिलर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी, इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा। यूएस फेड से अब हम वापस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट्स होंगे। $4100 के वापस हम ऊपर निकलें, और सबसे स्ट्रॉन्ग प्ले अगर गोल्ड का यहाँ पर कोई एक है तो वो मुथूट है। और क्योंकि जब भी गोल्ड महंगा होता है तो उनका वो एलटीवी रेशो बढ़ जाता है। भारत की शायद सबसे बेस्ट एनबीएफसी है ये और बजाज फाइनेंस दोनों, और लगातार ऑल टाइम हाई लगाया, एक साल में डबल हुआ है स्टॉक। जो आज सुबह बिग स्टॉक्स थे जैसे कि मुथूट फाइनेंस, ल्यूपिन, तगड़ा एक्शन इन काउंटर्स में। इवन आज सुबह जो चार्ट जीपीटी शेयर डिस्कस हुए थे, आदित्य बिरला कैपिटल, फेडरल बैंक, उनमें भी बढ़िया मूव्स बनते हुए। तो इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर सही स्टॉक पे दाव लगाया तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या मूव्स आए। चलिए एक काम करते हैं, अब हमारा पैनल तैयार है और शो की शुरुआत करेंगे पिक्स के साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। रचना जी, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और देखिए इस वक्त 2 सेक्टर्स है जहाँ पे स्विंग चालू है। वन इज पीएसयू बैंक्स एंड द अदर इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो हम एनबीएफसी में से चुनेंगे एलटीएफ को। एलटीएफ में हम 299 पे डिसंबर फ्यूचर्स की बात करेंगे, पे बैठे हुए 299 पे, और यहाँ पे चांसेस है कि अगर ये काउंटर 296 को अगर होल्ड करेगा तो इन द नेक्स्ट 2 to 3 डेज ये 303 और 305 का नंबर हमें दिखा सकता है। सो दिस इज अ बाय विद अ होल्डिंग होराइजन ऑफ अ डे और 2। ओके, एल&टी फाइनेंस स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसी एज ऑफ नाउ, और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स, इसमें भी ऑप्शन एक्टिविटी। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड है, 800 रुपए से हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। पिछले 3 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे है। आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 979 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 805 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो दिसंबर मंथ का 1000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 16 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और ऊपर की तरफ 25 रुपए के टारगेट सेट करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी टारगेट मैंने गलत बोले, 1005 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। बिल्कुल 1005 तक के टारगेट मानस जी की तरफ से एसबीआई को लेकर आए हैं। ये पिक हो गई डेज हाई पर कर रहा कारोबार। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आपके पिक। आई थिंक मेरा ध्यान रहेगा ग्लेनमार्क पर। बेस बहुत बढ़िया है और बेस बनते बनते वक्त भी लगता है। ट्रेड करा 1888 पर। आई थिंक स्टॉप लगाना चाहिए ग्लेनमार्क पर 1870 का। 18 रुपए का हो गया स्टॉक। कल तक टारगेट मुझे 1920 to 1940 पॉसिबल है ग्लेनमार्क। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा, ये हो गई गावा सर के पिक। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून बीरेन जी, श्रेया मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी पीएसयू बैंक क्षेत्र से कैनरा बैंक। कैनरा बैंक एक स्ट्रॉन्ग चार्ट रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली हम नियर टर्म हाइज देख रहे हैं।
2-3 दिनों की यहाँ गिरावट हुई थी और स्टॉक ने ट्रेंड में होल्ड किया और वापस हम एक ट्रेंड रिजम्पशन देख रहे हैं। ओवरऑल यहाँ के मोमेंटम पैरामीटर्स काफी स्ट्रांग हैं, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 146 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 155 के। ओके, आपका कॉल हो गया यहाँ पर कैनरा बैंक पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। अब चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण, क्या कॉल है आपकी इस वक्त की? जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम है। एमएफएसएल और एचडीएफसी लाइफ दोनों अच्छे लग रहे हैं, तो मैं एचडीएफसी लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। 769 के आसपास चल रहा है, इसी लेवल के आसपास बाय करें। 760 का स्टॉप लॉस रहेगा और 791 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं, तो काफी अच्छा मोमेंटम है। मुझे लग रहा है इसे एज ए बीटीएसटी भी लेके जा सकते हैं। ओके, एचडीएफसी लाइफ में अच्छा मोमेंटम है, बीटीएसटी भी ले जा सकते हैं। अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या रहेगी इस समय की? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून श्रेया जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे हम रेटिंग रैंकिंग्स देखते हैं, एक स्टॉक जो बढ़िया तरीके से ऊपर के आ रहा है मार्केट्स विद इंडिया के स्क्रीनर्स पे, वो है कैरेरो इंडिया, CARRARO, कैरेरो इंडिया। बेसिकली ये कंपनी जो इक्विपमेंट्स रहती है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट को, स्पेसिफिकली ट्रैक्टर्स को और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को, ये दोनों को प्रोवाइड करती है विद जीएसटी रैशनलाइजेशन, यानी जो जीएसटी कट्स हुए हैं, जो एक्सल से प्रोवाइड करते हैं। 2WD और 4WD जो दो वेरिएंट्स के एक्सल्स रहते हैं, 2WD से 4WD में ट्रांजिशन होने में बहुत अभी फर्क नहीं बचा है पोस्ट जीएसटी रैशनलाइजेशन। और इसलिए आई थिंक अगर आप एक मिक्स देखें तो इनके जो ग्लोबल सेल्स थे यहाँ पे, ट्रैक्टर सेल्स इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट एंड द एक्सल्स दैट दे प्रॉब्ली गिव अवे, इंक्लूडिंग ड्राइव लाइंस जो इन्होंने नए क्लाइंट्स के साथ ऐड की है, दैट इज प्रॉब्ली डूइंग वेरी वेरी वेल, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। लोकल मार्केट्स में एक्सटेंडेड मानसून पीरियड था दूसरे तिमाही तक, इसलिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में बहुत ज्यादा ट्रैक्शन देखने नहीं मिला था। बट विद एक्सपेक्टेशंस की जो गवर्नमेंट केपेक्स है, प्राइवेट केपेक्स है, बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट होगा, along with recovery that we are probably expecting to see in the domestic tractor market as well, ये दोनों पहलू I think are going to play out very very well. बैलेंस शीट के हिसाब से I think very strong बैलेंस शीट, बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग मार्जिन परफॉर्मेंस रहता है और रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से I think कैरेरो इंडिया को बिल्कुल आपके वॉच लिस्ट के नजरिया में रखें। ओके, कैरेरो इंडिया ये पसंद आ रहा है मयूरेश जी को, लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है काउंटर, और करीब करीब 6% अप आज के सेशन में। एक बार रख देते हैं आपके सामने सारे कॉल्स ताकि आप फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाएं। रचना जी ने L&T फाइनेंस को चुना, यहाँ पे फ्यूचर में खरीदारी की राय 305 तक की टारगेट देख रही हैं वो, 296 का आपको स्टॉप लॉस लगा कर चलना है। मानस जी ने SBI को चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से 1005 तक की टारगेट देख रहे हैं वो, 979 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। गाबासन ने ग्लेनमार्क को अपना पसंदीदा पिक बताया है और ग्लेनमार्क फार्म उनको चार्टिकली काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए 1940 तक के टारगेट गाबासन की तरफ से आए हैं। 1870 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अमित जी ने वकालत की है कैनरा बैंक की, पीएसयू बैंक स्पेस में अच्छी रौनक और कैनरा बैंक उसमें से 154 तक के टारगेट अमित जी की तरफ से, 146 का स्टॉप लॉस। अरुण कुमार मंत्री जी ने HDFC लाइफ चुना है, इंश्योरेंस स्पेस में अच्छी बाइंग और ये पर्टिकुलर काउंटर को पसंद, 791 का टारगेट, 760 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। साथ ही मयूरेश जी ने कैरेरो इंडिया भी अभी चुना है, लंबी अवधि के लिए शानदार पिक नजर आ रहा है, खरीदारी कर सकते हैं लेवल्स पर। लेकिन एक स्पेस जिसने आज अच्छी खासी तेजी दिखाई है, इनफैक्ट हमने सुबह से इस पर चर्चा की थी, दैट इज मेटल स्पेस। रौनक है और करीब करीब सभी मेटल, बड़े मेटल शेयर अगर आप देखें तो आज ऊपर हैं। 2 दिन की गिरावट के बाद आज क्यों लौटा है मेटल शेयरों में एक्शन, ये समझाने के लिए मेरे सहयोगी नौटाल मौजूद हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। मेटल स्पेस में अच्छी रैली, करीब करीब पूरा 1% ही इंडेक्स कारोबार कर रहा है, क्या है वजह? जी डेफिनेटली इसके पीछे देखिए कोई एक वजह नहीं है, बल्कि 5 वजह है जहां से मेटल के पूरे पैक को एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करें पहले रीजन की, तो देखिए वेदांता रिसोर्स की माना ये जा रहा है कि यूएस में हमें जो है लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। करीब करीब इसका जो आईपीओ का वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन का माना जा रहा है। इससे यहाँ पे एक अच्छी खासी जो रैली है वो देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो रेट कट की संभावनाएं हैं वो वापस से लौटती हुई दिखाई दे रही है यूएस के अंदर, उससे भी मेटल के पूरे पैक को एक अच्छा खासा बाउंस मिला है। डोमेस्टिक डिमांड इस टाइम पे काफी ज्यादा सॉलिड बनी हुई है। प्राइसिंग की बात करी जाए तो वहां का मोमेंटम भी इस टाइम पे काफी ज्यादा रोबस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें फेरस मेटल की कंपनीज की, तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं आगे की ग्रोथ को लेके। इनफैक्ट अगर दूसरे फैक्टर्स देखे जाएं तो देखिए
चाइना के अंदर स्टिमुलस पैकेज में से भी स्टील को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो मेटल पैक में वापस से रिवाइव हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एंटायरली जो पूरा का मेटल पैक है वो तेजी में है। ओके, चलिए शुक्रिया कंचन। तो ये इस समय मेटल्स जहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय नज़र आ रहा है। मयूरेश जी, अगर आपको पिक करना हो कोई मेटल स्टॉक तो कौन सा होगा? तो अनुज जी, हमारे ओपिनियन में आई थिंक नेवेली लिग्नाइट विद इन दिस पैक अच्छी तरह से प्लेस्ड है। रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जो हम कैंसिल में काफी पैरामीटर्स देखते हैं। एक जो आउटसाइड रिस्क मेटल कंपनीज को है कि चाइना का डिमांड सप्लाई अगर अच्छी तरह से वापस नहीं आया है तो एलएमई प्राइसेस शायद अभी भी सबड्यूड रह सकती है, विच कैन क्रिएट ए डिलेड रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। बट एनएलसी इंडिया के केस में एक बहुत डोमिनेंट मार्केट शेयर है लिग्नाइट प्रोडक्शन में। इनका जो केपेक्स प्लान्स हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स लिग्नाइट माइनिंग कैपेसिटी, रिन्यूएबल कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी भी आई थिंक राइट डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ देयर केपेक्स जो इन्होंने प्लान किया है ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 years, आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ दैट विल बी फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स। जहां तक मार्जिन का सवाल रहा, मुझे लगता है आई थिंक जो 39% की मार्जिन से पोस्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि 27 एग्जिट दे शुड बी अराउंड 44-45, और इनकी एस्पिरेशनल टारगेट बाय 2030 इज 50% मार्जिन, जो बिल्कुल मुमकिन है बिकॉज ऑफ डोमिनेंस इन लिग्नाइट जैसे मैं कह रहा था, और रिन्यूएबल में जो एक सिग्निफिकेंट शेयर बढ़ सकता है विद फुल्ली बैकवर्ड एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड कैपेसिटीज। बैलेंस शीट में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, डेट लेवल्स एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल है, और इसलिए हमें लगता है कि जो रिटर्न रेशियोज हैं स्पेसिफिकली आरओईज और आरओसीज जो हम क्लोजली मैप करते हैं ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज इट्स डोमेस्टिकली ड्रिवन एंड फोकस्ड। जो ग्लोबल रिस्क है ये बहुत कम है। मेटल्स इंडिया, मेटल्स एक पे आपने डिस्कशन सुना और मेटल्स के आज ड्राइविंग फोर्स क्या थी उसको सुना आपने, लेकिन मैं थोड़ा सा विषय यहाँ पे चेंज करता हूँ और चलते हैं सीधे CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी के पास। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों की समीक्षा के लिए एक जल्द बैठक होगी, क्या है इस बैठक का मुद्दा और इन सरकारी कंपनियों के स्ट्रक्चर में किस प्रकार के परिवर्तन की बात हो सकती है, आइए समझते हैं। लक्ष्मण जी, इस खबर को जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की सेहत की समीक्षा के लिए जल्द एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी, और ये बैठक इसलिए बुलाई जाएगी ताकि इसके लिए जो भी ज़रूरी प्रावधान मुझे किया जाना है तो बजट सत्र से पहले इसके ज़रूरी प्रावधान किया जाए। क्यों किए जाएंगे ये बताऊँ आपको। दरअसल 3 सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, जो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की तीनों कंपनियाँ हैं। इनकी सेहत की पहले समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करके ये देखा जाएगा कि इनको क्या अभी और अतिरिक्त कैपिटल की जरूरत है क्या। अगर कैपिटल की जरूरत है तो कैपिटल इन्फ्यूजन का प्रावधान बजट में किया जाएगा, और इसलिए इनकी समीक्षा की जाएगी क्योंकि सरकार ने पहले कहा था कि 3 जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की सरकारी कंपनियों का मर्जर किया जाएगा। फिर बाद में हुआ कि नहीं, उनमें से किसी एक को हम लिस्ट करेंगे, उसका प्राइवेटाइज करेंगे, उसका निजीकरण किया जाएगा। तो इन सारे पुराने प्रस्तावों पर सरकार फिर से सक्रिय होकर के विचार करना चाहती है। विचार करने के पीछे वजह है कि बीच में इन कंपनियों की हालत सुधरी थी, लेकिन फिर कुछ एक क्वार्टर में इनकी हालत थोड़ी सी कमजोर हुई है। अब सरकार चाहती है कि इनकी हालत को सुधारा जाए। सुधारा क्यों जाए? क्योंकि इंश्योरेंस बिल सरकार जैसे ही पास करेगी तो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे संभावनाएं खुल जाएंगी, और उन संभावनाओं का, उन रास्तों का कैसे फायदा पहुंचाया जाए इन कंपनियों को, इसका जो है एक विकल्प दिया जाए, उस हिसाब से कंपनियों को ढाला जाए। इसलिए बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और उस बैठक के बाद आगे की रूपरेखा तय की जाएगी कि आखिर इन तीनों जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में किस तरह से आगे बढ़ना है, कब उन्हें लिस्ट कराना है, किसी एक का निजीकरण किया जाना है, या फिर हमें मर्जर की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये बैठक इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ओके, इस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कुछ लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, कुछ हिंट है कि कौन सी कंपनी जो आप कह रहे हैं आगे जाकर जिसको प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नाम या कुछ 2-3 नाम जो दिमाग में हो? देखिए, दरअसल इस पे अभी अलग अलग दौर की बैठकें हुई थी, कमेटी बनी थी, कुछ एक नाम को जीरोइंग किया गया था, लेकिन उसका फिर जब ठंडे बस्ते में चला गया तो अब नए सिरे से इन नामों पर विचार किया जाएगा। और चूंकि आप, जैसा हम लोगों ने पहले रिपोर्ट भी किया था कि इंश्योरेंस बिल पास होने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये भी विकल्प तलाशा जाए, क्या कहीं से FDI लाया जा सकता है क्या, कोई विदेशी कंपनी उसमें हिस्सेदार बन सकती है, निवेशक हिस्सेदार बन सकता है क्या। तो ये सारे विकल्प हैं जहाँ पर सरकार तलाशेगी, लेकिन उन सबसे पहले सरकार चाहती है कि इन कंपनियों की माली हालत बेहतर कर दिया जाए। माली हालत बेहतर करने के लिए जो भी जरूरी कदम हो उठाया जाए, कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत हो वो उठाया जाए, और क्या कदम उठाए जा सकते हैं ये किए जाए। इसलिए बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शुक्रिया। चलिए लक्ष्मण जी, तो ये जो नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और तीसरी ओरिएंटल इंश्योरेंस, इनमें से दो कंपनियां आई थिंक जीआईसी की सब्सिडरी भी हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मयूरेश, ये सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां, अब इनकी बात हो रही है, हालांकि लिस्टेड प्लेस अभी बहुत कम है, लेकिन कोई व्यू आपका इन स्टॉक्स पर? ये जो जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, आई थिंक सेंटिमेंटली ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा इफ दिस प्लेज आउट। बट दो चीजें, एक आई थिंक फ्रॉम द प्राइवेट स्पेस, स्पेसिफिकली इन एरियाज लाइक जनरल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये सब जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रहते हैं, यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ चुका है। बट अगेन आई थिंक जो एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, जहाँ तक फार्म इंश्योरेंस रहा, मरीन इंश्योरेंस रहा, हल इंश्योरेंस रहा, यहाँ पे अभी भी आई थिंक इनका एक जो एक मार्केट डोमिनेंस है, ये शायद कंटिन्यू होता है, और ये प्रोडक्ट्स काफी अक्रेटिव होते हैं फ्रॉम अ यील्ड पर्सपेक्टिव फॉर दीज प्लेयर्स। इसलिए दो पर्सपेक्टिव, एक आई थिंक क्या प्राइवेट प्लेयर्स डेंट कर सकते हैं डोमिनेंट स्पेसेस में, शायद थोड़ा समय लग सकता है बिकॉज दे आर वेल इंट्रेंच्ड द गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्लेयर्स। और दूसरा आई थिंक द न्यूज दैट लक्ष्मण जी हैज ब्रोकन आउट, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल, आई थिंक ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, स्टॉक्स लाइक जीआईसी हुए हैं, नेशनल इंश्योरेंस। ओके, ये स्टॉक्स पॉजिटिव फिलहाल पोर्टफोलियो में अगर है तो रख सकते हैं, फिलहाल होल्ड करने की राय। न्यू इंडिया एश्योरेंस, जेआईसी जैसे पर्टिकुलर काउंटर्स पर आपकी राय। अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त का टॉप कैश कॉल का समय हो रहा है। हमारे साथ हैं गाबा सर, मानस जी और रचना जी। बताइए गाबा सर, इस वक्त के टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? गुड आफ्टरनून श्रेया। स्टॉक का नाम है सेंचुरी प्लाई। सेंचुरी प्लाई में बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, अपमूव तो आज मिला ही है, नो डाउट अबाउट इट। 782 के आसपास ट्रेड कर रहा है सेंचुरी प्लाई। स्टॉप लगाएंगे 770, करीब 12 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 820 के हैं, इसको 1-2 दिन लग सकते हैं। सेंचुरी प्लाई सेफ स्टॉक ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, रियल एस्टेट एंसिलरी होम इंप्रूवमेंट सेगमेंट में 782 पे सेंचुरी प्लाई बाय कॉल। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, रैलिस इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक बड़ा करेक्शन हुआ था स्टॉक में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। स्टॉक ने एक ही दिन में अपने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 254 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 275 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, रैलिस इंडिया, ये है मानस जी के पिक। आज सुबह भी आवाज़ पर ये रिकमेंड हुआ था सुबह के शो में। रचना जी, आपने क्या पिक किया कैश ट्रेड्स में? जी, मेरी तरफ से अनंतराज इंडस्ट्रीज की बात करना चाहूंगी मैं। ये काउंटर ने थोड़े टाइम पहले 200 पीरियड एवरेज को क्रॉस करके एक राइज दिया था, जिसके बाद काफी दिनों का कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है एंड नाउ द प्राइस इज अगेन बैक वेरी क्लोज टू 200 पीरियड एवरेज। 590 पे ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक छोटे से एसएल के साथ, 550 के एसएल के साथ अगर आप इसको लॉन्ग करने का अटेम्प्ट करें, स्पेशली अगर ये 600 क्रॉस करता है तो मोमेंटम में इंक्रीमेंट आना चाहिए एंड 3 to 4 मंथ्स के हिसाब से इसमें टारगेट रह सकता है 660 का एंड 690 का। ओके, चलिए, तो यहाँ पे कैश कॉल्स पूरी हो गई। अनंतराज इंडस्ट्रीज 591 पे आपका बाय कॉल है। अच्छा, निफ्टी को आज 26,020 के ऊपर डिलीवर करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका बड़ा कारण है निफ्टी आईटी। और मानस, निफ्टी आईटी को भी हमने इसके रिवर्सल को, पुल बैक को अच्छी तरीके से खेला था। बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे। कल याद होगा आपको, सुबह सुबह हम इन्फोसिस की बात कर रहे थे। इन्फोसिस 1530 पर ये बैकफुट पे आ गया, इसने 200 EMA सरेंडर कर दिया, जो सुबह सुबह हमने कल बात की थी। निफ्टी आईटी इटसेल्फ 200 EMA के नीचे। और लुक एट टीसीएस, जिसके ब्रेकआउट को हमने इनिशियली बड़ा अच्छा खेला। क्या ये स्टोरी एज अ ट्रेडर सिंक हो रही है? क्या आपका टेक क्या है? क्या ये लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस और टीसीएस ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो रहे हैं क्या? देखिए, अभी ये कहना थोड़ा जल्दी है, क्योंकि अभी भी अगर आप ध्यान दें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सही है कि 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि इसे अभी केवल एक करेक्शन की तरह देखना चाहिए। जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है निफ्टी आईटी इंडेक्स का। तो इन्फी और टीसीएस की अगर बात करें तो इन्फी में अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसको 1480 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। लेकिन टीसीएस में इस करेक्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरा समझना है कि 3074 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है और आपको टारगेट करीब करीब 3225 के सेट करके चल रहे हैं। ओके, इस गिरावट में खरीदारी की राय टीसीएस में 3225 तक के टारगेट। और आईटी कल के शानदार रैली के बाद आज थोड़ा सुस्ताया है।
लेकिन रियल्टी स्पेस उसके उलट कल काफ़ी पिटा था और आज देखिए 1.5% या 1.25% करीब करीब इस पूरे इंडेक्स में तेज़ी, शानदार तेज़ी। रचना जी, अनंत राज आपने सुझाया इस स्पेस से अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल फिनिक्स को लेकर है। फिनिक्स कल हालांकि रियल्टी स्पेस में सारे स्टॉक्स गिर रहे थे, लेकिन एक लौता स्टॉक जो ठीक ठाक परफॉर्म करता, लेकिन लास्ट के कुछ मिनटों में क्योंकि मार्केट में काफ़ी प्रेशर आया तो ये भी इन रेड क्लोज हुआ, लेकिन फिर भी इसमें स्ट्रेंथ थी और आज भी देखिए 3% अप है फिनिक्स मिल्स। इस पर कोई स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए क्या? जी, फिनिक्स में एक्चुअली चार्ट सेटअप मीडियम टर्म के हिसाब से काफी अच्छा बना हुआ है एंड प्राइस जो है वो काफी क्लोज है इंपॉर्टेंट एवरेज, जिसके एवरेजेस आर वेल लाइंड अप। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इसके ठीक ठाक है, तो यहाँ पे मीडियम टर्म के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, जिसके लिए ऑब्वियसली आपका एसएल थोड़ा 1600 की तरफ होगा, तो 125 रुपए जितना आपको एसएल टेक करना पड़ेगा, पर अपसाइड पे इसमें 2000 तक के टारगेट्स हो सकते हैं फ्रॉम अ 4 to 6 months ऑफ पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बर्गर किंग्स और पोपाई के नाम से QSR चेंज लाने वाली कंपनी रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में जल्द हिस्सा बिक सकता है। सूत्रों के मुताबिक एवरस्टोन कैपिटल हिस्सा बेच सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं विवेक अय्यर के पास। विवेक, गुड आफ्टरनून, बताइए। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया है जो इंडिया में बर्गर किंग फ्रेंचाइजी चलाता है, जिसका प्रमोटर है एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी जिसका नाम है एवरस्टोन कैपिटल। सूत्र के अनुसार हमें पता चला है एवरस्टोन कैपिटल ये पर्टिकुलर धंधा को एग्जिट करना चाहता है, और हमारे सूत्रों के अनुसार मल्टीपल प्राइवेट इक्विटीज़ और इंडिया का एक काफ़ी लार्ज लिस्टेड कंपनी का जो फैमिली ऑफिस है, जिसका ऑलरेडी इंटरेस्ट है QSR स्पेस में। QSR मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, प्लेस एनी पिज़्ज़ा कंपनी, बर्गर किंग, ये सब एग्जाम्पल होते हैं QSR के। एक कंपनी जो लार्ज लिस्टेड फैमिली ऑफिस चलाता है वो भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार है कि डील जो है एक प्रीमियम पे होगा, मतलब करंट मार्केट प्राइस से अधिक भाव में होगा, और हमारा मानना है ये सूत्रों के अनुसार अगेन कि ये पर्टिकुलर डील की वजह से प्रमोटर चेंज होने के कारण ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा, तो इसके कारण ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया आज फोकस में है। और ऑल्सो हमने बहुत एवरस्टोन कैपिटल को रीच आउट किया, उन्होंने हमें कहा नो कमेंट्स, और हम रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया को भी रीच आउट किया जो कंपनी है, उन्होंने अब तक हमें जवाब नहीं दिया है। बट ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और हम ट्रैक करते रहेंगे और आपको डेवलपमेंट्स के बारे में बताते रहेंगे। ओके मयूरेश, ये एक ऐसा स्टॉक है, जब इसका IPO आया था मुझे याद है बहुत लोगों ने कहा था कि इट्स अ नो ब्रेनर। देखिए मैकडोनल्ड के मुकाबले कितना अच्छा फ्रेंचाइजी है, क्या शानदार ग्रोथ डिलीवर करके दे सकता है ये आगे जाते हुए, और 5 साल में वो 122 वाला शेयर गिरते गिरते आज आधा हो गया है, और कभी ज़िंदगी में इसने पैसा बना के नहीं दिया लोगों का। लेकिन क्या, जैसे कहते हैं कि हर चीज़ एक प्राइस पर आकर शायद अच्छी हो जाती है, क्या इस प्राइस पर रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जो पहले बर्गर किंग नाम था जिसका, आपके लिए बाय होगा या कंप्लीट अवॉइड है? It's an avoid, अनुज जी, and you're absolutely right. I think numbers हैं, ये एक्सपेक्ट हम हर बार कर रहे थे कि शायद बाकी के इनके जो पियर्स हैं, वो डोमिनोज हुए, KFC हुआ, देर प्रोबेबली एक्सपेक्टेड टू डू वेल, बट कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स नेवर रियली केम अप, और मार्केट नंबर्स पे ही चलता है। आई थिंक द होप एंड ऑप्टिमिज्म दैट वन कैन प्रोजेक्ट, अगर नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इसके केस में नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ डी रेटिंग, एंड दैट इज व्हाई आवर टेक इज दैट अनलेस नंबर्स कम थ्रू कंसिस्टेंटली, आई थिंक एक री रेटिंग होना थोड़ा मुश्किल है। क्या वैल्यू बाय बन सकता है? वेरी डाउटफुल टू से, क्योंकि वैल्यूएशन शायद अच्छे हों ये कंपनी के लिए, पर अगर प्रोस्पेक्ट्स में कोई क्लैरिटी नहीं है तो एम्बिशियस होना आई थिंक बहुत सेंसिबल नहीं है ऐसे मार्केट्स। जी हाँ, थोड़ा सा अगर आप देखिए नेगेटिव कमेंट्स मयूरेश जी के, और याद रखिएगा सिंस लिस्टिंग, सिंस इंसेप्शन, इट्स अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर एज ऑफ नाउ। मुझे याद है अच्छी तरीके से 180-190 पे मैं इसको सुना करता मैनेजमेंट को, लगभग जनवरी 21 की बात है। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 1/3, 63, ऑल टाइम लो की ट्रैजेक्टरी है इस स्टॉक के लिए। खैर अभी काम करते हैं, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका ट्रेड इस वक्त का श्रीकांत। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में PSU बैंक्स में थोड़ी एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है, और मार्केट जैसे बिहेव कर रहा है उसमें कभी भी अगर थोड़ी सी भी अगर आउट परफॉर्मेंस अगर आती है, तो हमने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम
इसका रिफ्लेक्शन आता है पीएसयू बैंक्स में और आईटी स्टॉक्स में। तो आई थिंक इन्हीं सेक्टर के साथ जुड़े रहना चाहिए और स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि कैनरा बैंक ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे हम करंट लेवल से खरीदने की राय रखते हैं। 148 149 के करीब ट्रेड कर रहा है और 10 डेज एवरेज 20 डेज एवरेज सभी एवरेजेस के ऊपर है। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और करंट लेवल से अगर इसे खरीदते हैं 149 में तो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 145। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 155 के। ओके 155 तक के टारगेट कैनरा बैंक में एक्सपेक्टेड है। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें तो कैनरा बैंक ने परफॉर्म किया है। कुछ एफएमसीजी काउंटर्स देख रही थी मैं जहां पर अच्छे मूव आज के सत्र में, हालांकि उतार चढ़ाव देखने को मिला था इस पूरे इंडेक्स में, लेकिन देखिए निचले स्तरों से रिकवरी के साथ एफएमसीजी बढ़ता हुआ। गोदरेज कंज्यूमर रखेगा स्क्रीन पर 3% से ज़्यादा की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में। रैडिको तो पिछले 5 सत्रों से अच्छा परफॉर्म ही कर रहा है, जबकि पूरा इंडेक्स कमज़ोर होता है, रैडिको खैतान चल रहा होता है। ब्रिटानिया भी देखिए डेज हाई की तरफ आता हुआ और नेस्ले इंडिया में भी अब थोड़ी नीचे स्तरों से रिकवरी आ रही है। लेकिन गावस्कर गोदरेज कंज्यूमर 1146 के लेवल पर 3% अप है आज के सेशन में। निचले स्तरों से बाइंग आई है, क्या किया जाए, चेज किया जाए? आई थिंक बेस तो बढ़िया बना है गोदरेज कंज्यूमर में, लेने की जगह भी अच्छी है और मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए यहाँ से गोदरेज कंज्यूमर में। ट्रेड करा 1146, लेकिन इसको 1 या 2 दिन के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर को थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब ट्रेड 1148 मुझे लगता है 1200 पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा वक्त देंगे तब। तो आप लगाएंगे 1125 एंड ट्रेड इट ऑल। इट्स अ बुल ट्रेड, एब्सोल्युटली गुड गोदरेज कंज्यूमर। ओके, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पे ये ट्रेड हो गया। बहरहाल निफ्टी एक बार देखिए तो फिर थोड़ा सा स्लिप होता हुआ और इट्स ऑलमोस्ट अगर आप देखें जब स्काइकिंग की शुरुआत की थी हमने वहाँ से करीब 70 पॉइंट रिट्रेस हो गया। और कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं यहाँ पे जहाँ पे मूव आ रहे हैं इस वक्त। फिर उसके बाद जो हमारा धमाकेदार ऑप्शन है, इनफैक्ट ले लेके धमाकेदार ऑप्शन डायरेक्टर साहब बताएंगे तो उसको शुरुआत करते हैं। 3 ट्रेड्स आएंगे क्योंकि स्विंग आ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि पहले कैप्चर कर ले। धमाकेदार ऑप्शन श्रीकांत चौहान और अमित सेठ जी और अनिल कुमार मंत्री जी बताएंगे। श्रीकांत जी आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए करंट लेवल से मुझे जो स्पेस अच्छी लग रही है उसमें आ रहा है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है वहां पे तेजी होगी। और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर तेजी अगर रखनी है तो 120 के जो इसके कॉल ऑप्शंस हैं वो तकरीबन अभी ट्रेड कर रहे हैं 2 रुपये 65 पैसे, 2 रुपये 70 पैसे के करीब। आज ही के लिए ट्रेड लेना है लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और एट द एंड ऑफ द डे हमें इसे क्लोज भी करना है। तो करंट लेवल से अगर मैं इसे खरीदता हूँ तो 2 रुपये 65 पैसे 70 पैसे में ये मिल रहा है। श्रीकांत जी करंट लेवल से खरीदे। श्रीकांत जी सॉरी ये आज का ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। वो ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको उनके ब्रोकर्स अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको दिसंबर का ऑप्शन देना होगा। इसको दिसंबर में कर लें कन्वर्ट। बिल्कुल 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 अनुज जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिसंबर में भी इसमें तेजी क्या रुख हमें लग रहा है कि वो कंटिन्यू रहेगा। और ऐसे केस में अगर ट्रेड करना है तो फिर यहाँ पे थोड़े आउट ऑफ मनी के कॉल ऑप्शंस लेने पड़ेंगे। वो रहेंगे कॉल ऑप्शंस एट 125 के स्ट्राइक प्राइस के। 125 की स्ट्राइक प्राइस 2 रुपीज 88 पैसे में अभी ट्रेड कर रही है। तो करंट लेवल से इसे खरीदे 288 या 290 में। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 2 रुपीज 30 पैसे। तो 60 पैसे का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। हमें लगता है टारगेट्स अगर इसमें बनते हैं तो ये टारगेट्स कम से कम 4 रुपये 20 पैसे के हो सकते हैं। तो करंट लेवल से 125 के कॉल ऑप्शंस खरीदने हैं पीएनबी के। ओके, पीएनबी का 125 का कॉल ऑप्शन लेना है, लेकिन अगले महीने का। चलिए ध्यान रखिएगा आप। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, मैं एसबीआई लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। एक कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है। आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने ओपन किया अपने 20 डेमा पे लगभग 1970 के लेवल्स पे और वहां से जो इसने रिकवरी दिखाई है, स्ट्रेंथ वापस रिगेन की और डेज हाई पे वापस आ गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन रहेगा स्ट्रेंथ का। इसे बाय करें। हमें दिसंबर का 2040 थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी 2040 का कॉल ऑप्शन लेना है। प्राइस उसका है 41 रुपीज का। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 25 रुपीज का, 25 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 80 रुपीज के। ओके, एसबीआई लाइव धमाकेदार ऑप्शन के लिए अमित जी की पिक हो गई है। अरुण कुमार मंत्री जी, आपने क्या चुना है? श्रेया जी अगेन इंश्योरेंस स्पेस के साथ ही जाना चाहूंगा। एचडीएफसी लाइफ के बाद मुझे लग रहा है एमएफएसएल में भी एक फ्लैग ब्रेकआउट है। 1720 के कॉल को बाय करके चल सकते हैं दिसंबर सीरीज का। 46 के आसपास बाय करें, 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। 59 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो एमएफएसएल 1720 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं।
ओके चलिए, तो ये आपके लिए कुछ ट्रेड्स है। मार्केट फिर रेड में आ गया। निफ्टी देखिए आप जरा, टिपिकल एक एक्सपायरी रेंज बिहेवियर, बहुत ही छोटी रेंज। एक बार निफ्टी का इंटरडे देखिए आप, कुल मिलाकर आप देखें तो 100 पॉइंट की भी रेंज नहीं है, 100 पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा की रेंज है एक्चुअली। 108 पॉइंट की रेंज है जिसमें आज निफ्टी ने ट्रेड किया है और बार बार अप डाउन अप डाउन। एक बार इन्फोसिस लेकर आइए जरा। इन्फोसिस डे लो पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा इन्फोसिस, लेकिन आज प्रेशर में है OMC स्टॉक्स और इस पर दो इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला, इन्वेस्टेक ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को डाउनग्रेड करा है और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ एक ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक क्रूड के दाम $30 तक भी गिर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं श्रेया और आशीष के साथ। पहले श्रेया के पास चलते हैं और जानते हैं कि इन्वेस्टेक की रिपोर्ट क्या कह रही है OMCs को लेकर। श्रेया बताइए। जी देखिए, इन्वेस्टेक की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी कॉशियस है OMCs को लेकर। वो कह रहे हैं कि मार्जिन पर, अर्निंग्स पर प्रेशर पड़ सकता है, इसलिए काफ़ी सारी कंपनीज़ के जो टारगेट हैं वो घटा दिए हैं। होल्ड से रिड्यूस की कॉल आ गई आपकी स्क्रीन पर। BPCL सेल, IOCL सेल है, HPCL इनफैक्ट इन लेवल्स पर सेल करने की राय और टारगेट भी काफ़ी नीचे का रख दिया है। मार्जिन प्रेशर की वजह से नतीजों पर असर पड़ेगा, ये मोटा सार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में अगर आप देखें तो OMCs ने करीब 20 से 25% की करेक्शन दिखाई, माफ़ कीजिएगा दौड़े हैं, 20 से 25% तक ये तेज़ हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि डीजल मार्जिन पर मार्केट का ध्यान नहीं गया, मार्केट ने उसको ओवरलुक किया, इसलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये हमें दौड़ देखने को मिली। लेकिन आगे चल के रिफाइनिंग मार्जिन में तेज़ी से निवेशकों की OMCs में जो है वो दिलचस्पी अब थोड़ी बढ़ेगी। 2 महीने के कम समय में अगर आप देखें तो सिंगापुर रिफाइनिंग ग्रॉस मार्जिन दोगुना होकर $13 प्रति बैरल का हो गया है। मार्केटिंग मार्जिन पर OMCs का मुनाफा आपको निर्भर करता है, ये बता दें। और मार्केटिंग मार्जिन पर काफ़ी नरमी आई है, ये कहना है इन्वेस्टेक का। तो आगे चलकर 1 महीने में अगर आप देखें तो डिजिटल मार्केटिंग मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा। इसको लेकर अर्निंग्स को लेकर थोड़ी कंसर्न्स है, इसलिए फिलहाल होल्ड्स रिड्यूस तक की और सेल तक की कॉल आ गई, इसलिए थोड़ा कॉशियस रखो OMCs को लेकर। ओके, थोड़ा कॉशियस है OMCs को लेकर। लेकिन JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स क्या कह रहे हैं आशीष क्रूड को लेकर? देखिए, बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। $30 के टारगेट है, सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये बता रहे कि साल 2026 में गिरावट देखने को मिलेगी, 27 में गिरावट देखने को मिलेगी। और अकेले JP मॉर्गन नहीं है, गोल्डमैन सैक्स भी दरअसल अगर आप देखें तो अपनी रिपोर्ट में बता रहे कि 2026 में $56 तक या $53 तक इनफैक्ट गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे कारण ये है कि लगातार जो सप्लाई है क्रूड की वो बढ़ती जा रही है, डिमांड कांस्टेंट देखने को मिल रही है। ओपेक हो या नॉन ओपेक हो, दोनों प्रोड्यूसर्स की तरफ से अगर आप देखें तो बड़ी सप्लाई देखने को मिलेगी साल 2026 में भी और साल 2027 में। तो बड़ी सप्लाई के चलते बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको क्रूड में देखने को मिल सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें तो ये पूरा साल क्रूड के लिए काफ़ी अच्छा नहीं था, गिरावट ही रही है। इस साल YTD ऑलमोस्ट 14% तक की गिरावट आपको क्रूड में नजर आई। लेकिन बड़ी बात है क्योंकि भारत क्रूड का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, तो एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है कि अगर क्रूड सस्ता हो जाए, $30 उठ जाएगा, तो क्या ही कहने, कंपनियों के बड़े फायदे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देश के फ्रंट पर, इकोनॉमी के फ्रंट पर देखें तो ये बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि दरअसल $1 प्रति बैरल अगर क्रूड की कीमतें घटती हैं तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट में देखें तो करीब 1.5 बिलियन या 1.6 बिलियन के आसपास का जो है डॉलर्स का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और $10 अगर गिरावट आ जाती है क्रूड में तो करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर GDP के आधे प्रतिशत तक का, तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ओवरऑल अगर आप देखें तो इकोनॉमी के फ्रंट पर। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी नहीं, अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे सेक्टर्स, स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अभी हम बात कर रहे थे, इन्वर्स रिलेशन होता है, क्रूड गिरता है इन स्टॉक्स में तेजी आती है। दरअसल अगर आप देखें तो प्राइजेस तो बिल्कुल स्टेबल ही रहते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बिल्कुल बरकरार देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर कच्चा तेल घट जाता है तो इनके रिफाइनिंग मार्जिन यहाँ से सुधर जाते हैं। अपोलो टायर्स है, MRF है, JK टायर है, इन कंपनीज के अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है रॉ मटेरियल का, ये क्रूड लिंक्ड होता है, तो बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आप पेंट स्टॉक्स यानी एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, इनके भी अगर आप देखें तो इनपुट कॉस्ट का तकरीबन 30 से लेकर 40% हिस्सा सीधे क्रूड ऑयल के साथ लिंक्ड है। और साथ में बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा आसान है समझने के लिए कि इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट, क्योंकि ATF की कीमतें कॉस्ट का ऑलमोस्ट 40% होती हैं, तो इनको भी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ये एक इशू आ रहा है, फॉरेन ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि क्रूड $30 तक फिसल सकता है।
अब असल में क्या होता है, तेज़ी में सब तेज़, मंदी में सब मंदी में। श्रेया आप तो बहुत छोटी होंगी उस समय, लेकिन वीरू को याद होगा। वीरू, मुझे एक बहुत फेमस कॉल याद आ रही है इस समय, गेस करिए। हाँ, गोल्डमैन की कौन सी कॉल थी, याद है वो? 2008 में मुझे याद है अनुज, जब हम कोलैप्स हुए थे उस आईपीओ के बाद क्या क्या सुनने को मिला था। नहीं, वो मेरे ख्याल से वो 2008 का वर्ष सबको याद होगा। बिल्कुल नहीं, वो उससे, लेकिन उससे जस्ट पहले जब क्रूड 141 तक गया था, तब गोल्डमैन ने कॉल दी थी, द फेमस कॉल, $200 का क्रूड। मुझे याद है सबने प्रोग्रामिंग कर डाली थी उसके ऊपर, क्योंकि वो जो उनके एनालिस्ट थे ना, देखिए हर कोई सही गलत होता है, हमारे भी कई कॉल गलत होती हैं, ऐसा थोड़ा ना है। मैं सिर्फ एक उसके लिए कह रहा हूँ कि कई बार जब इस तरीके की एग्रेसिव कॉल्स आती हैं, तो उसमें कई बार आप एक्सट्रीम पे आती हैं वो कॉल्स। और $200 की जब वो कॉल दी गई थी, वो $45 तक गिरा था क्रूड उसके बाद। हाँ, उससे पहले एक बार के लिए 141 तक गया था, 141 तक गया, उसके बाद वो फिसला। तो अब यहाँ पर अगर 30 की बात हो रही है, तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि एक बार 55-56 तक हो सकता चला जाए, उसके बाद वापस 80-90 पहुँच जाइए। तो ये मतलब खैर, एनीवे आई होप कि ये सही हो गोल्डमैन और ये जेपी मॉर्गन, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बढ़िया होगा। अगर क्रूड 30 पर आ गया तो फिर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे लिए, हमारा पूरा मैक्रो अपने आप सुधर जाएगा अगर क्रूड $30 पर आ गया तो, है ना। चलिए खैर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर एक व्यू ले लेते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। मयूरेश, आज की वीकनेस में बाय करेंगे या सेल करेंगे आप? नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है, आपका मैं डिस्कशन सुन रहा था और एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छे ट्रेडिंग बेड्स बन सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी रहती है क्रूड कीमतों में। बट आउटसाइड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, मुझे लगता है थिंक चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक पे भी आप ध्यान रह सकते हैं फ्रॉम अ मोमेंटम परस्पेक्टिव। पिछले तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट सिंगापुर जीआरएम्स, जैसे श्रेया जी बता रही थी, हैव क्रॉस $9। एक कंसिस्टेंट ट्रेंड हमने पिछले तिमाही में भी देखा था। और अगर सिंगापुर जीआरएम्स ये लेवल्स पे रहते हैं, तो चेन्नई पेट्रो ने जो यूटिलाइजेशन यानी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव किया था पिछले तिमाही में 115% का, हाईलाइटिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो प्लांट की रिलायबिलिटी और थ्रूपुट होता है, एंड जीआरएम्स एक्सपेक्टेड टू स्टे एट हायर लेवल्स। इनके जो डिस्टिलेट यील्ड्स निकले थे 80% के आसपास, वर अंडरस्कोरिंग सुपर्ब ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो नंबर्स में दिखे। सो दे पोस्टेड अ प्रॉफिट अगेंस्ट अ लॉस, टॉप लाइन में भी ठीक ठाक ग्रोथ आई थी। तो मुझे लगता है थिंक अगर ये सिनेरियोस प्ले आउट होते हैं आउटसाइड ओएमसीज, चेन्नई पेट्रो में भी एक मोमेंटम रह सकता है। ओके, चेन्नई पेट्रो में भी एक मोमेंटम रह सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चार का चौका की। चार का चौका में सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे रचना जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए अमित सेठ जी हैं हमारे साथ, और मिड का फंडा के लिए मयूरेश जोशी जी हैं। तो मानस जी, शुरुआत करिए आप सस्ता ऑप्शन के साथ। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एल&टी फाइनेंस के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। दिसंबर मंथ का 300 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹8.5 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। ₹6 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ₹14 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एल&टी फाइनेंस, ये एक बेचारा सबके मन को भा रहा है आजकल। 300 की कॉल अब यहाँ पर मानस जी ने दे दी। रचना जी, आप एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक करेंगे? जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं एल्कम लैब की बात करना चाहूंगी। अगेन दिसंबर पे बात करेंगे, 5720 पे है ये। अगर हम इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस 5690 का रख के भी अगर इसको लॉन्ग करें, तो यहाँ पे अपसाइड में हमारे टारगेट्स बन सकते हैं अप टू 5750 एंड इवन 5770। एल्केम लैब के फीचर्स में खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी की पिक हो गई। अमित सेठ जी, चार्ट का चमत्कार के लिए कौन सा स्टॉक रडार पर आया? जी शेयर, मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम कम है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ ही जाऊंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप चार्ट देखें, स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, 20 डेमा से एक रिवर्सल दे रहा है, तो जोन अच्छा है जहां से ये बुलिश कैंडल बन रही है, तो इसे बाय करें। 282 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 298 के। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, शानदार मोमेंटम पीएसयू बैंकों में, नेक्स्ट लेवल का एक्चुअली। मयूरेश जी, आपका मिड कैप फंडा? तो हमें टीबीओ टेक काफ़ी पसंद आ रहा है अनुज जी। हमें लगता है थिंक जो एग्रीगेटर सर्विसेज और प्लेटफॉर्म रिलेटेड सर्विसेज जो टीबीओ टेक प्रोवाइड करता है अक्रॉस ग्लोबल एजेंट्स, इनके पास लगभग 12,000 ट्रांजैक्टिंग एजेंट्स वे आर एक्टिव ऑन अ मंथली स्ट्रोक क्वार्टरली बेसिस। और इनका जो स्प्रेड है, यूरोप से सब्सटेंशियल रेवेन्यू आता है, मिडिल ईस्ट से सब्सटेंशियल रेवेन्यू आता है, नॉर्थ अमेरिका लैटिन अमेरिका से 9% आता है, विच मीन्स काफ़ी डिवर्सिफाइड मॉडल है। B2B जो इनका एंटरप्राइज मॉडल है इज क्वाइट एनकरेजिंग, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं
विद अ मिक्स ऑफ बोथ रिटेल एंड B2B एंटरप्राइज, ये काफी एनकरेजिंग है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले तिमाही में लगभग 500-550 करोड़ की टॉप लाइन इन्होंने बनाई थी। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इबिटा नंबर्स, और एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे हम थर्ड क्वार्टर में, विच इज सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर टूरिज्म स्ट्रोक ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, प्लेटफॉर्म्स लाइक TBO टेक जो एक्विजिशंस भी कर रही है साउथ ईस्ट एशिया में, अमेरिका में, यूरोप में, इससे इनका जो प्रभाव बढ़ सकता है विद नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एज वेल एज एडिशन इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनिक ग्रोथ दैट कैन कम थ्रू, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो हमें लगता है विद इन प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज TBO टेक एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जैसे हम रेटिंग रैंकिंग और कैंसलिंग देखते हैं मार्केट्स में देखते हैं। ओके, TBO टेक आपका कॉल है आज का मिड कैप फंड। हमने 4 ट्रेड्स रखे यहाँ पे और शुरुआत की थी आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक किया मानस ने। पहली कॉल गई स्क्रीन पे एल&टी फाइनेंस की 300 की स्ट्राइक, पॉसिबल टारगेट 14, 6 का स्टॉप लॉस। अगला ट्रेड आया रचना जी का FNO सुपरस्टार, उन्होंने पिक किया आज अपना फ्यूचर ट्रेड और एल्केम लैब फ्यूचर्स लगभग 5750 के लक्ष्य के लिए बाय किया, 5690 का स्टॉप लॉस। अमित जी ने 4 के चमत्कार पिक किया, स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहते हैं वो, और आज PSU बैंकिंग जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बास्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा 298 के लक्ष्य के लिए, और TBO टेक अभी मयूरेश जी की मिड कैप फंड कॉल थी। और ये लीजिए जनाब, वो एक्सपायरी देके जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जो डेफिनेशन होती है, आपको उसको पढ़ना है, लिखना है, समझना है। तो आज का निफ्टी का चार्ट देखिए, 26,040 उस कॉल आइटर के जोन के ऊपर नहीं निकला, और अभी तक एज ऑफ नाउ 25,950, 30, 20 ये जोन सुबह से हम 3 बार होल्ड कर चुके हैं। बट निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रांग है थैंक्स टू PSU बैंक्स और कुछ बास्केट्स जो अच्छा कर रही हैं। मैं 2 बजे जिक्र कर रहा था हीरो मोटोकॉर्प का। श्रीकांत, हीरो मोटोकॉर्प ऑटो स्पेस में बहुत कुछ ऑल टाइम हाई पे गया, मारुति गया, M&M गया, बजाज ऑटो स्टिल मिडवे। ये टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प क्या पोटेंशियल रख रहा है क्या श्रीकांत, इस बार वो सितंबर 24 के स्विंग हाई काटने का? आपका टेक क्या है दिसंबर सीरीज के लिए? वीरेंद्र, अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो काफी एक गजब की तेजी हमने देखी, और इतनी बड़ी तेजी ये स्टॉक ने जो की है वो मैं कहूंगा कि काफी यानी अनएक्सपेक्टेड थी कि इतनी बड़ी तेजी हमें देखने मिलेगी इतने शॉर्ट टर्म में। और इसने इंपॉर्टेंट लेवल को, जैसे आपने कहा, सितंबर 2024 के लेवल को भी क्रॉस किया है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। कोई भी करेक्शन अगर आए तो इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए, और मुझे लगता है दिसंबर महीने में भी, जैसे आपने कहा, मुझे लगता है यहाँ पे भी और यहाँ से हायर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। एक्सटेंशंस ड्रॉ करते हैं तो 6,350 के लेवल्स आ रहे हैं, कम से कम 6,350 के लेवल्स ये छू सकता है। और कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि 6,000 के करीब ये जो करेक्शन होगा वो एंड हो सकता है। तो 6,000 और 6,350 की रेंज के लिए हमें दिसंबर महीने में इसे ट्रेड करना चाहिए। 6,082 पर इस समय शानदार मोमेंटम इस समय हीरो मोटोकॉर्प में, और आई थिंक ये इसका फ्रेश 52 पे हाई होगा। लगातार स्टॉक में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़बरदस्त रही है। और क्या इस समय, जैसा वीरू ने कहा, बिल्कुल टिपिकल एक्सपायरी डे बिहेवियर। निफ्टी अब देखिए वापस लोअर एंड ऑफ द रेंज पर आ गया, लेकिन दोनों ही केस में ऑप्शन राइटर की रेंज को रिस्पेक्ट किया। इनफैक्ट अभी फ्रेश डे लो है, और देखिए डे हाई से डे लो आने में वीरू कुल मिला के आधा घंटा लगा है मार्केट को, आधा घंटा। और जिस तरीके से क्या मतलब बिल्कुल, और खैर काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ा एक्सपायरी ड्रिवन मूव आ रहे हैं। इन्फोसिस है, अदानी एंटरप्राइजेस है, ये भी है, लेकिन आज अभी भी खैर टिपिकल एक्सपायरी डे। लेट्स सी अगर दोपहर को 3 बजे कोई एक फाइनल मूव आया या नहीं आए, लेकिन थका देता है ये इस तरीके की एक्सपायरी ना वीरू। आई एम श्योर एज कमेंटेटर्स हम थक गए तो ट्रेडर्स तो थक ही गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बट बस यही है अनुज कि अभी हम काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं टेंडमल। लेकिन अनुज, अगर हम यहाँ एक यक्ष प्रश्न यही है, FIS इस सीरीज़ में, मतलब नवंबर की सीरीज़ में समटाइम, मतलब कभी उन्होंने बाई भी किया और उन्होंने शॉर्ट भी कवर किया, बट मोर और लेस इस सीरीज़ में भी वो 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट के ऊपर रहे। 161 कल का था। क्या लग रहा है, आई मीन दिसंबर के लिए कुछ कवरिंग करके जाएंगे वो? बट आज का सेशन देख के लग नहीं रहा कि बहुत कुछ सब्सटेंशियल कवर किया होगा उन्होंने। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ कवरिंग की होगी। परसेंटेज के हिसाब से तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल हम वापस 90% प्लस शॉर्ट पे स्टार्ट करें, मे बी इवन 92-93% शॉर्ट पे स्टार्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से कल आखिरी के
1 घंटे में मार्केट टूटा, आज भी इस तरीके से रहा है। अब अनलेस आखिरी के आधे घंटे में उनका चेंज ऑफ हार्ट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ये तो है कि वो क्लियरली इस मार्केट में शॉर्ट कर रहे हैं और अक्टूबर की रैली से वो डरे नहीं और इवन नवंबर की जो बीच में रैली हुई उससे वो डरे नहीं। तो लेट्स सी क्या उन्हें पता है या क्या उन्हें लग रहा है जिस तरीके से वो शॉर्ट कर रहे हैं। इसका एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि हमारे पास शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर रहेगा आगे जाकर कभी भी अगर मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी आई या कुछ हुआ तो। लेकिन अभी के लिए तो खैर क्लियर है कि यहाँ पर वीरू शॉर्टिंग काफ़ी है। जी शॉर्टिंग काफ़ी है और एक दिक्कत का सबब ये है कि जैसे कि हम बात भी कर रहे थे बस कि FIs के शॉर्ट हैं, मोस्ट पॉसिबली अगर आप देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली वो शॉर्ट करके भी गए होंगे। आज हम इतना समय इतने सप्लाई के साथ पहली बार 10 डे के नीचे बिता रहे हैं, मेरे ख्याल से 10 नवंबर के बाद पहली बार। लेट्स सी इट्स एन एक्सपायरी फैक्टर और नॉट, बट निफ्टी बैंक को आप कोई गिला शिकवा नहीं है, स्टिल अबव 10 डे। वीकनेस कहाँ से आ रही है? एक दो वीकनेस वाले स्टॉक्स को कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर। इन्फोसिस का उन्होंने जिक्र किया, HPCL पे, BPCL पे, OMC से बातचीत हो ही चुकी है, दोबारा छेड़ूंगा नहीं उसे। और कुछ काउंटर्स जो कि कोलैप्स हुए हैं। लुक एट IGL, क्या कोलैप्स हुआ ये मतलब इस मंथ, इस वीक। मानस अब इस प्राइस पे 22 मई के बाद का अब तक का सबसे लोवेस्ट लेवल टूट चुका है। मैं डेरिवेटिव्स की जो सुबह समरी पेश कर रहा था, ह्यूज शॉर्ट रोलओवर्स। अब कहाँ जा रहा है ये स्टॉक IGL? देखिए अभी भी एक प्राइस सपोर्ट 193 के आसपास है, 193, 192, और अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो शायद आपको 170 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक वीक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 192 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद ईडलवाइस म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे बातचीत होगी। चलिए अब हमारे साथ त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस मार्केट में अब क्या कर रहे हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। मार्केट थोड़ा थका हुआ सा लग रहा है पिछले कुछ दिनों में। आप बताइए, आप इस समय क्या व्यू ले रहे हैं मार्केट पर? जी सॉरी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव बात यह है कि ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद एक अर्निंग्स अप साइकिल का अच्छा रुझान बनता दिख रहा है। पिछले 1.5 साल में करीबन हमने, अगर निफ्टी 50 की बात करें तो अर्निंग्स कट हुआ करीबन 12 से 13% का। एक मीनिंगफुल अर्निंग्स कट था, जिसके चलते हम लोगों का ब्रॉडर मार्केट फ्लैट टू मार्जिनली डाउन निकला। तो 1 साल टाइम करेक्शन में निकल गया। लेकिन फाइनली सितंबर क्वार्टर के जो नतीजे आए कंपनीज के, वो देख के ये ऐसा लगा कि पहली बार पिछले 6 क्वार्टर में 2 से 3% का अर्निंग्स अपग्रेड आया। ये जेन्युइनली पॉजिटिव न्यूज था, इसलिए मार्केट ने थोड़ा रैली किया। लेकिन जो टैरिफ डील आने की बात थी नवंबर 15 तक, वो आज 25 तारीख हो गई है, अभी तक आया नहीं है। सो टू ए सर्टेन एक्सटेंट उसकी एक थोड़ी बहुत नर्वसनेस बनी हुई है, इसलिए मार्केट, जैसे आपने कहा कि एग्जॉस्शन के साइंस दिखा रहा है। पर मेरे ख्याल में अगर वो आ जाता है तब हमारे मेजर इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। और अर्निंग्स एस्टिमेट्स अगर कंटिन्यू करता है तो अगले 12 से 15 महीने में इंडियन मार्केट, जो कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर परफॉर्मर रहा है, ये मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करने की अच्छी खासी गुंजाइश बन सकती। ओके, काफ़ी पॉजिटिव हैं त्रिदीप जी आप मार्केट्स को लेकर, और जाहिर तौर पर Q2 के नतीजे अच्छे भी रहे हैं। लेकिन क्या अच्छा लगा आपको Q2 में? कौन से, आपके मुताबिक कौन से सेक्टर ने इस बार आउट परफॉर्म किया है, और आपको लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखेगी? और साथ ही अगर वो स्पेस से अगर स्टॉक स्पेसिफिक भी हो पाए तो अच्छा होगा। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो शायद नहीं हो पाऊंगा, लेकिन सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, पर्टिकुलरली हाई वैल्यू कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का जो सेगमेंट है, उसमें एक पिकअप आने के अच्छे खासे आसार नजर आए। अब उसमें आप ऑटोज को ले लीजिए या फिर आप लग्जरी कंजम्पशन को ले लीजिए, इनसे जुड़े हुए जो कंपनीज के नतीजे आए, उसमें एक अच्छा खासा अर्निंग्स 5 से 6% का अर्निंग्स अपग्रेड देखने को मिला। एज एन अर्ली साइन पूरे फेस्टिवल सीजन का जो इम्पैक्ट होगा वो इस क्वार्टर में दिखेगा, दिसंबर क्वार्टर में, और वो भी मेरे ख्याल में अच्छे होने के आसार हैं। सो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक पहला जहां पे पॉजिटिव देखने को मिला। दूसरा है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल
एक जो क्रेडिट ग्रोथ पिछले 3 से 4 क्वार्टर में एक डाउन साइकिल में चली गई थी, वो थोड़ा घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्रेडिट ग्रोथ 8 to 9% में बॉटम आउट होके थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर 10 से 12 चले जाती है अगले 1-2 क्वार्टर में, तो वो फाइनेंशियल्स के जो शेयर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव होगा। उनका जो कमेंट्री है उस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव था। तो ये 2 सेक्टर के नतीजे जो है थोड़े से बेहतर आए, और आईटी जिसका कि डिसअपॉइंट करने की बात थी, उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट एक्सपेक्टेशन के सामने वो एक बेहतर नतीजे देखने को मिले। तो ये 3 सेक्टर में कहूंगा जो कि एक्सपेक्टेशंस के सामने उनके नतीजे बेहतर थे। जय, जिस बात को मैं कह रहा था ना कुछ देर पहले, वी आर स्पेंडिंग टू मच टाइम एट टेंडेमा। हम बहुत समय गुजार रहे हैं टेंडेमा के नज़दीक, और आप देखिए किस प्रकार की सप्लाई आई है, और ये 3 दिन का अनुज बिहेवियर रहा है मार्केट का। लास्ट 1 घंटा हम नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, और हम टेंडेमा के नीचे अनुज अब 11 नवंबर के बाद पहली बार 25। अच्छा, अब अनुज हम ऑलमोस्ट 840 पे हमारा 20 डेमा है मेरे ख्याल से। ये लीजिए आज के सेशन 20 डेमा भी का केस भी खोल ही दिया ऑलमोस्ट, है ना? बिल्कुल वीरू, देखिए ये लास्ट के 3-4 मिनटों में जिस तरीके से मार्केट गिरा है, ये थोड़ा सा रिस्की है, और बिल्कुल सही बोला आपने, वो 20 डेमा का भी रिस्क ओपन हो रहा है। और अगर 25,800 के नीचे चले गए तो बिल्कुल फिर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, फिर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा मार्केट का। और ये जो हम बात कर रहे थे कि एफआईएस की तरफ से जो शॉर्ट्स हैं, आई थिंक कुछ ना कुछ सेंस आपको दे रहा है कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो किस तरीके का डेटा आपके पास होगा इस समय वीरू। जी हाँ, पेन है जनाब। और निफ्टी आईटी 0.6% नीचे आके ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पर ये कुछ बास्केट जो कि शायद इस पर थोड़ा सा नेगेटिव हो चली है। खैर त्रिदीप जी, आज अभी हम कुछ देर पहले आपके आने से पहले ओएमसीज को डिस्कस कर रहे थे। एक आउटलुक बहुत हाउसेस का ये आया है कि क्रूड इज पॉसिबल हेडिंग टुवर्ड्स 30 और माइट बी 40। कुछ की नेगेटिव कवरेज है, डाउनग्रेड किया उन्होंने ओएमसीज को। ओएमसीज ने पूरे इस फेज में लास्ट 6 महीने में काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया पीएसयूज के इस चंक में। आपका टेक क्या है ओएमसीज पर इस वक्त? हम लोग अक्रॉस ओएमसीज न्यूट्रल हैं, ना ज्यादा पॉजिटिव ना नेगेटिव। ऑयल नीचे आने के कारण से जो पिछले 2 या जो 6 महीने में जो रैली आई है उसमें हमने पार्टिसिपेट करी है, बट ये ऑयल प्राइस रिलेटेड जो रैली है वो काफी हद तक फैक्टर्ड इन थी इस लेवल्स पे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए ओवरऑल ओएमसी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूट्रल पोजीशन है, ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ऑयल को प्राइस में हमारा व्यू नहीं है, लेकिन ऑयल एंड गैस अगर आप पूरा एज ए सेक्टर लें वहां पे हम अंडरवेट है। उसके अंदर में ओएमसीज में रिलेटिवली क्योंकि कम ऑयल प्राइसेस से वो बेनिफिशियरी होते हैं, पॉजिटिव रहे हैं। सो ओवरऑल ऑयल एंड गैस नेगेटिव, उसके अंदर में ओएमसी इज रिलेटिवली पॉजिटिव। आफ्टर द रैली मेरे ख्याल में काफी हद तक पॉजिटिव जो है ये कैप्चर्ड इन है, ये मेरा मानना है। ओके, न्यूट्रल हैं आप ओएमसी स्पेस को लेकर। लेकिन त्रिदीप जी, हालिया लिस्टेड ग्रो अगर आप देखें तो बाजार कमज़ोर है और आज भी 6% अप ग्रो। हालांकि बीच में करेक्शन आई, 2 दिन काफ़ी टूटा भी, लेकिन फिर से एक अच्छी रैली। और पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस अगर आप देखें 2025 में अच्छा परफॉर्म किया है इसने, हम इसको नकार नहीं सकते। अब इन स्तरों पर ऐसे मूड मॉल में कैपिटल मार्केट स्पेसेस को लेकर आपकी राय क्या है, और आने वाले क्वार्टर्स में आप कैसे अर्निंग्स देख रहे हैं इसमें? पॉजिटिव है। सो स्टॉक स्पेसिफिक में ना जाते हुए मेरा मानना है कि कैपिटल मार्केट्स एक ऐसा सेगमेंट है जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, और इसमें अभी भी कुछ कंपनीज के जो मार्केट शेयर डायनामिक्स है वो या तो क्वासी मोनोपोली है या डुओपोली है, या मार्केट शेयर पोजीशन उनकी बहुत सॉलिड है। और जैसे जैसे इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स इन पे लोगों का वेटेज बढ़ेगा, उनके ट्रेडिंग का वॉल्यूम्स बढ़ेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बढ़ेगा, कुछ सेगमेंट्स कैपिटल मार्केट्स में काफी अच्छा बेनिफिट करेंगे। तो उसमें हम लोग खासे पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स ये स्टॉक चले हुए हैं, नियर टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लें तो कैपिटल मार्केट्स में मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेजी यहां से भी देखी जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये समय आपका व्यू। अच्छा, आपने आईटी पे कहा था कि नंबर ठीक ठाक रहे हैं। आईटी में इस समय व्यू क्या है? लेकिन आप मिड कैप आईटी प्रेफर करेंगे, लार्ज कैप आईटी प्रेफर करेंगे, थोड़ा सा ER&D टाइप की कंपनीज प्रेफर करेंगे, क्या व्यू होगा इस समय?
विद इन आईटी हमारा व्यू, हमारा रुझान थोड़ा सा मिड कैप आईटी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वहां पे ग्रोथ की जो डायनामिक्स है वो एक्चुअली अगर आप बाकी सेक्टर से कंपेयर भी कर लें तो भी वो अच्छी खासी ग्रोथ है, विच इज इन मिड डबल डिजिट्स। मार्जिन्स भी स्टडी है, तो एज लॉन्ग एज वैल्यूएशंस थोड़ा सा कैलिब्रेशन में रहे तो मिड कैप आईटी हिस्टोरिकली एक अच्छा जगह रहा है पैसे बनाने के लिए, अल्फा बनाने के लिए। हम इसलिए वहां पे पॉजिटिव हैं, और जो निश बीपीओ प्लेयर्स हैं वहां पे भी एक थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है जहां पे कि हम लोग पॉजिटिव हैं। So underweight large cap IT, mid cap IT पे positive, और some BPO companies we are positive on. अच्छा त्रिदीप जी, प्रीशियस मेटल्स तो पिछले एक महीने से पोस्ट दिवाली वो वर्टिकल राइज के बाद एक साइडवेज मूवमेंट में चले गए हैं। गोल्ड आई थिंक 121 से लेकर करीब करीब 128 की रेंज को मेंटेन कर रहा है। व्हाट अबाउट इंडस्ट्रियल मेटल्स? आप दोनों में से ज्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू किस पर रखते हैं इस वक्त? इस रैली के बाद शायद प्रेशियस मेटल्स को थोड़ा कूल ऑफ होना ही था, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा लॉन्ग टर्म का व्यू लें तो मेरे ख्याल में जब अर्निंग्स एस्टिमेट्स बेहतर करेंगे तब मेरा प्रेफरेंस होगा इक्विटी मार्केट्स, क्योंकि अर्निंग्स एस्टिमेट्स अगर बेहतर करें तो बेस्ट इन्फ्लेशन हेज इज एक्विटीज। लेकिन जब अर्निंग्स एस्टिमेट्स बेहतर नहीं करते हैं, जब डाउनग्रेड्स होते हैं जो अपने पिछले 1-1.5 साल में दिखे, उस समय के लिए प्रेशियस मेटल्स इज ए गुड हाइडिंग स्पॉट, और जो कि आपको पिछले देखने को भी मिला है और आगे भी शायद ऐसा देखने को मिले। उसका कारण ये है कि प्रेशियस मेटल में जो सप्लाई है वो काफी हद तक लिमिटेड है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो टाइम हिसाब से डिसाइड करती है। करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स में जो अगर ग्लोबल वोलेटिलिटी आती है उसमें एक डेप्रिसिएशन का जो रिस्क बना होता है वो प्रेशियस मेटल्स में कुछ हद तक कम है। यही एक एडवांटेज है प्रेशियस मेटल्स में होने का, जो मेरे ख्याल से आगे भी होती रहेगी। त्रिदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। 25,900 हम शायद इस रेंज में क्लोज हों या फिर एटलीस्ट 25,880 अनुज, बट मोर और लेस आज के सेशन में इस एक्सपायरी ने आपको 20 डेमा का दीदार करा दिया अनुज। आई थिंक 15-18 पॉइंट्स के फ्रैक्शन से। क्या आउटलुक अनुज कल के लिए, कैसे रीड कर रहे हैं इस क्लोजिंग को? देखिए क्लोज तो ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और चाहे आप एक्सपायरी फैक्टर कह लें या जो मर्जी कह लें, फैक्ट ये है कि आज हमने 10 डेमा को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया और 20 डेमा के भी ऑलमोस्ट आसपास आ गए हैं। तो उस हिसाब से बस एक सेविंग ग्रेस ये है, एक नहीं 2 सेविंग ग्रेस हैं। एक तो बैंक निफ्टी अभी भी ग्रीन में बंद हो रहा है और रजिस्टर्ड क्लोज तो आई थिंक ग्रीन में ही होगी बैंक निफ्टी की, और दूसरा मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस है आज। तो ये आई थिंक 2 हल्के से पॉजिटिव अगर आप चाहें चीज़ें घर ले जाने के लिए। इनफैक्ट मिड कैप में तो गिरावट आई नहीं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो एक दिन और देखे देखिए इसको, बेनिफिट ऑफ डाउट। 25,800 अभी भी मैं कहूँगा कि लाइन इन द सैंड है, अभी भी हम उसके ऊपर हैं, लेकिन क्लोज ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, क्लोज ख़राब है, इस पर कोई डाउट नहीं है। और एक बार आपको ब्रेथ दिखाता हूँ जनाब, उसके बाद हम ट्रेड्स पिक करेंगे, BTST, STBT जैसा मेहमान चाहेंगे वैसा पिक करेंगे। क्या करें डायरेक्टर साहब, इतने है क्या? नहीं इतने, हाँ एक काम करते हैं, पहले BTST ट्रेड लेते हैं, हाल बाद में जानेंगे। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? नहीं वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए। जी तो देखिए IIFL फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। स्टॉक ने करेक्शन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, इंट्राडे चार्ट पे हाई टॉप साइड बॉटम का कंफर्मेशन है। तो IIFL के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 558 के प्राइस चले हैं दिसंबर वाले फ्यूचर के। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 551 का, 551 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और 572 रुपए 572 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, IIFL फाइनेंस में खरीदारी की राय, ये हुए मानस जी की पिक। श्रीकांत जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? मार्केट ने वैसे काफी इंपॉर्टेंट लेवल को 25,900 को काफी कॉन्फिडेंटली तोड़ा हुआ है, तो ये इंडिकेशन यही आ रहा है कि यहाँ से थोड़ी और गिरावट हमें देखने मिलेगी, और जो वीक स्टॉक है उसमें और वीकनेस देखने मिलेगा। तो 25,800 या मे बी 25,750 के लेवल्स को अगर मार्केट रीटेस्ट करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड यहाँ से हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। ट्रेंड अभी जो ट्रेड कर रहा है 4245 में, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 4,050 तक आ सकता है। तो 200 रुपए की यहाँ से और मंदी नजर आ रही है ट्रेंड में। करंट लेवल से अगर इसे मैं शॉर्ट करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एट 4300। तो 4,300 का स्टॉप लॉस रखें और 4,050 के टारगेट्स के लिए ट्रेंड को शॉर्ट करें।
ट्रेंड को शॉर्ट करें, ये इस समय आ गई एक शॉर्ट कॉल श्रीकांत जी की तरफ से। गाबा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? मेरा ध्यान हिंदुस्तान जिंक पर है, थोड़ा एग्रेसिव कॉल है, काफी गिरावट देखी हमने 6-7 दिनों में। ट्रेड करा है 462.80 में, बहुत टाइट स्टॉप, ज्यादा नहीं, वो है करीब 460 का, तो ₹2.80 का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 475 हिंदुस्तान जिंक। ओके, हिंदुस्तान जिंक। रचना जी, आपका ट्रेड क्या होगा? जी मेरा ट्रेड लॉन्ग साइड पे ही रहेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दिसंबर फ्यूचर्स जो है निफ्टी के वो 26,000 नहीं तोड़ेंगे, होल्ड करेंगे। तो हम यूनियन बैंक के दिसंबर के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 153 पे, हमारा टारगेट होगा 155 और 156। यूनियन बैंक। अमित जी, आप क्या कैरी करेंगे? जी श्रेया जी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही जाऊंगा, पहले भी रिकमेंड किया था। अभी जो फॉल आया है उसमें भी बैंक ऑफ बड़ौदा अपना डेज हाई होल्ड कर रहा है, तो स्ट्रेंथ यहीं पे है, तो इसको BTST में भी कन्वर्ट करेंगे। 282 का स्टॉप लॉस, 298 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए BTST। अरुण जी, आपने क्या पिक किया कल के लिए? अनुसार अगेन मुझे लग रहा है ब्रिटानिया में एक अच्छा मोमेंटम है, तो ब्रिटानिया को एज ए BTST लेके जा सकते हैं। 5860 के आसपास बाई करें, स्टॉप लॉस काफी छोटा है 5810 के आसपास, टारगेट 5945 के आसपास के। चलिए, तो ये इस समय BTST ट्रेड्स ब्रिटानिया आखिरी ट्रेड हो गई। अब वीरू के पास चलते हैं। वीरू, थोड़ा एक्चुअली दिन ऐसा है कि वीरू को अभी से लग रहा है कि वीक एंड आ जाए तो अच्छा रहे। वीरू, अभी कल सिर्फ वेंसडे है वैसे, हाँ अभी बहुत टाइम है वीकेंड आने में। चलिए ब्रेथ बता दीजिए जरा। ब्रेथ पे आता हूँ, माफ़ी चाहूँगा अनुज। और आज ब्रेथ कमज़ोर रही टुवर्ड्स, जैसे कल हुआ ना, आई मीन सेकेंड हाफ में, और कमज़ोर हुई। वो देखिए, ये सुबह तक काफ़ी अच्छा था, लॉन्ग की रेशो काफ़ी थी और शॉर्ट काफ़ी कम था। आई थिंक 36 शॉर्ट थे, नाउ इट्स 54, इवनली पॉइज्ड। ऐसा लग रहा है कि चारों खाने जिसे कहते हैं ना, आई मीन सामान्य रूप से भरे पड़े हैं। 50, 54, 54, 56, लॉन्ग 50, शॉर्ट कवरिंग 54 में, शॉर्ट 54 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 56 में। एक बार आइए लॉन्ग की स्लाइड दिखाइए। लॉन्ग की स्लाइड को मेरे ख्याल से डोमिनेट कर रही है यहाँ पे फाइनेंस स्पेस और मेटल्स। IIFL फाइनेंस, फिनिक्स मिल्स, लुपिन, गोदरेज प्रॉपर्टीज में पुल बैक था, रिवर्सल था, और हिंदाल्को यहाँ पे फ्रेश बाइंग नजर आई। निफ्टी मेटल ने एक अच्छा रिवर्सल लिया, और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आदित्य बिरला कैपिटल में, और स्ट्रॉन्ग मूव फेडरल बैंक ऑल टाइम हाई, गोदरेज कंज्यूमर, ग्लेनमा फार्मा, मुथूट फाइनेंस। तो NBFCs आज काफ़ी, अगर आप देखिए, अच्छी हरकत में रही, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे आज बाजार ने एक व्यू लिया यहाँ पर। शॉर्ट बिल्डअप था डिक्सन में, HPCL, ट्रेंट, एस्टेक की रिपोर्ट के बाद अगर आप देखें तो पूरा का पूरा ये तबका था काफ़ी कमज़ोर हुआ। मसगांव डॉक आज बैकफुट पे था। इन्फोसिस में शॉर्टिंग हुई, याद रखिएगा इन्फोसिस जो कि कल 200 डेमा के ऊपर खुला था, सडनली एक कोलैप्स था यहाँ पे। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, अदानी एंटरप्राइजेस, KPIT टेक, मिड कैप IT में, टाटा मोटर PV, मतलब इसके तो खैर दौर ही काफ़ी ख़राब चल रहा है, IGL और पेटीएम। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लेके आइए एक बार जरा, मतलब पूरा का पूरा ऑटो बास्केट इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग फेज से गुजर रहा है, और उसमें एक मात्र टाटा मोटर्स को आप लेके आइए जरा स्क्रीन पे जरा प्लीज़। इट्स 352, यानी आप CY25 के फर्स्ट हाफ के लोस को रिविजिट करने जा रहे हैं, एंड ये सेकेंड हाफ का सबसे लोवेस्ट लेवल है। श्रीकांत, आपका पोजीशन क्या कह रहा है इसमें? टाटा मोटर्स PV में क्या लग रहा है इन लोअर लेवल्स पे आपको? नहीं, वैसे वीरेंद्र, अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनी है, और स्पेशली रिजल्ट के बाद इसमें और भी गिरावट बढ़ती जा रही है। तो इंडिकेशन तो यही है कि इसने 370 365 के लेवल्स को तोड़ा है, जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे बेस्ड ऑन एक्सटेंशंस, और उसे तोड़ने के बाद अभी और लोअर लेवल्स समझ में आ रहे हैं। तो नए प्राइस प्रोजेक्शंस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं बिटवीन 330 335 के आसपास के। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि वीकनेस जारी रहेगी। कोई भी अगर रिबाउंड अगर आता है तो 365 370 मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे अभी वो रेजिस्टेंस बन जाएंगे, तो उन लेवल्स पे पोजीशंस कम करने की ही राय रहेगी। ओके, पोजीशंस कम करने की राय है फिलहाल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का। फिलहाल ये चार्ट आपके स्क्रीन पर 1.5% नीचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और IPOs की बात करते हैं।
दिसंबर महीने में आईपीओ का बाजार गुलजार रहने वाला है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में अगले महीने कई बड़ी कंपनियों के एंट्री होगी। कहाँ रहेगा फोकस, पूरी डिटेल समझाने के लिए आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। आशीष, बताइए, आईपीओ का बाजार गर्म है इस वक्त दिसंबर बिल्कुल, और इनफैक्ट ये पूरा साल अगर आप देखें तो प्राइमरी मार्केट्स के लिए काफ़ी शानदार देखने को मिला था, और इस साल का आखिरी महीना बिल्कुल दमदार देखने को मिलेगा। 30,000 करोड़ से ज़्यादा की जो कंपनीज हैं ये दिसंबर में लाइंड अप है। बड़े आईपीओज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, और पिछला साल भी आप याद करके देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 15 कंपनी ने 25,400 करोड़ के आसपास जो है रेस किए थे। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पूरा साल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको देखने को मिला। नंबर ऑफ आईपीओज के लिहाज से अगर आप देखें तो जनवरी से लेके आप नवंबर अब तक का डेटा आप देखें, जैसे जनवरी में 6 आईपीओ आए थे, फेब में 3 आए थे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ता चला गया। जून में 8, मई में 6, जुलाई में 13, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आईपीओज आपको देखने को मिले सितंबर के महीने में, जिसमें 25 आईपीओ आए थे, और अक्टूबर के महीने में भी देखें तो तकरीबन 10 आईपीओज यहाँ पर मेन बोर्ड के नजर आए। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन के लिहाज से। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि कौन सी वो कंपनीज हैं जहाँ पर बज़ बनता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बड़ा इशू आ रहा है ICICI प्रूडेंशियल AMC का, जिसमें तकरीबन 10,000 करोड़ की जो है इशू साइज बताई जा रही है। मीशो, ये भी ई-कॉमर्स कंपनी है, बड़ा बज़ है यहाँ पर, 6,000 करोड़ के आसपास। क्लीन मैक्स है 5,200 करोड़ है, मिल्की मिस्ट है 2,035 करोड़, और साथ में अगर आप देखें तो कुछ और छोटे आईपीओज हैं जो लाइंड अप है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो साल का आखिरी महीना है ये भी प्राइमरी मार्केट्स के लिए एक्शन पैक्ड रहेगा। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो प्राइमरी मार्केट एक्शन पैक्ड रहने वाला है दिसंबर के महीने में। फिलहाल आईपीओ का बाजार गर्म रहेगा। कुछ और काउंटर्स की बात कर लेते हैं। मार्केट की क्लोजिंग अब कुछ ही देर में होगी, और निफ्टी 76 अंक नीचे क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज होने की तैयारी। लेकिन क्लियरली जिस तरीके से आज रियल्टी स्पेस ने परफॉर्मेंस दिखाई वो काबिल तारीफ, और PSU बैंक्स में अच्छी रैली थी। लेकिन कुछ काउंटर्स जो काफ़ी टूटे हैं, एक बार KPIT टेक रखिएगा स्क्रीन पर, 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ये क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। नौकरी कल चला था अच्छे खासे, IT के साथ स्विंग करता है, ये भी है 1.5% की गिरावट के साथ अब क्लोज होने की तैयारी। इसके अलावा OMCs में जिस तरीके से थोड़ी नरमी थी, तो BPCL काफ़ी गिरा है। लेकिन KPIT टेक पर एक चार्ट चेक, अमित सेठ जी आप देखेंगे KPIT टेक का चार्ट, और इस साल में अब तक अगर KPIT टेक अगर देखें तो इसने परेशान किया है, क्या व्यू रहेगा आपका? जी श्रेया जी, देखिए एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, 200 EMA के नीचे है। जब भी यहाँ पे कोई रैली आती है तो ऑलमोस्ट 200 EMA तक जाके सस्टेन नहीं करती है। सेम चीज इस बार हुआ है। सपोर्ट की बात करें तो अगला सपोर्ट हमारा वापस 1140 की तरफ आता है, जहां स्टॉक प्रीवियसली भी ड्रैग किया है। अगर इस हिसाब की कल ओपनिंग में भी वीकनेस बनी रही, कंडीशनल सेल है, अगर मॉर्निंग में हम वीकनेस देखें तो आई थिंक 1140 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। इन दैट केस स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1185 का। ओके, KPIT। चलिए अब एक काम करते हैं थोड़ा सा, और एक दो स्टॉक्स को अब सेक्टर के लिहाज से देख लेते हैं। अगर आप इस सेशन की सेक्टरल मतलब पैमाइश करें ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टॉप OI गेनर्स ऑन लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड, सबसे बड़ा प्राइस गेनर विद OI एडिशंस। देखिए अब जो इम्प्रेशन है ना वो दिसंबर की सीरीज का होगा। रियल्टी, बैंकिंग, टेलीकॉम और चौथा है मेटल्स। ये 4 सबसे प्रीमियम सेक्टर्स रहे आज। भले ही क्लोज याद रखिएगा ये हो रहा है 20 EMA के नज़दीक। टेक्सटाइल, टेक, ऑयल एंड गैस स्पेस और इंफ्रा और न्यू एज, ये वो 5 बास्केट थी जो कि सबसे साथ अपने साथ शॉर्ट लेके जा रही हैं। और याद रखिएगा रिलायंस स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद ऑयल एंड गैस जो है ना वो आपको वीक दिखा रहा है। तो आप एक नज़र लगा सकते हैं कि बाकी OMCs में कितना पेन था। रिलायंस आज 1539 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हो रहा है आफ्टर क्रिएटिंग इंटरडे लो ऑफ 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। कैपिटल गुड्स, सीमेंट, इंडेक्स, ऑटोमोबाइल से काफ़ी हद तक फ्लैट रहे। आते हैं टॉप OI अप इन एग्जिस्टिंग सीरीज, और हुडको ये, उसके बाद एम्फेसिस मिड कैप IT में, और एक अभी अभी शीट पर निकल के आया, दैट्स ब्रिटानिया। डायरेक्टर साहब एक बार ब्रिटानिया रखेंगे जरा प्लीज़ 5865 पे, और मेरे ख्याल से राजेश जी होते तो इस पर बात करते हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ इस पर तुषार जी से। नहीं, इस मानस से भी लेते हैं इस पर। मानस 100 EMA का बेस लगाया इसने और अटैम्प्ट लिया एक 5864 पर क्रॉस करने का 2050। आपकी राय क्या होगी ब्रिटानिया पर? देखिए कंसोलिडेशन है, कोई ऐसा डायरेक्शनल कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है। बस
पॉजिटिव ये है कि जो बॉटम बना हुआ है 57 रेंज में, उसके नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है। खरीदारी कहाँ करनी है? तो खरीदारी करने के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। 5910 के ऊपर खरीदारी करेंगे ब्रिटानिया में, क्योंकि उसके बाद आपको 6060 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा मूव और अरुण कुमार मंत्री जी ने पिक भी किया इसको BTST में। इनफैक्ट धमाकेदार ऑप्शन में आई गेस। अच्छा मूव ब्रिटानिया में लगभग 1% की तेज़ी के साथ डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। कुछ और काउंटर्स आज लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिस में अच्छी तेज़ी थी। ICICI लॉम्बार्ड 0.5% की तेज़ी के साथ अच्छा OI बिल्डअप यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ हमें जिन्हें चुना भी। और फार्मा स्पेस से अगर आप आ जाएँ तो टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन, मैक्स हेल्थ, हालांकि फ्लैट हो गया मैक्स हेल्थ, अपनी जितनी बढ़त थी उसने गंवा दी, लेकिन फिर भी आप देखें तो उसने अच्छा परफॉर्म किया। एक बार भारतीय एयरटेल रखिएगा स्क्रीन पर। भारतीय एयरटेल, इसको डिस्कस कर लेते हैं। निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी जब थोड़ा कमज़ोर हो रहा है बाजार। भारतीय एयरटेल पर गाबा सर क्या राय है? 21,000 के ऊपर, 2100 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 0.5% की तेज़ी के साथ। क्या किया जाए इस पर्टिकुलर काउंटर में? अगर किसी के पास है तो प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 2130 का, 40 का। बाई मोड पर तो है, थोड़ा स्ट्रेच है और 5 दिन का कंसोलिडेशन है। तो अगर अपमूव मिलता है तो एक बहुत बड़ा अपमूव कल मिल सकता है अगर मिला तो, लेकिन इसलिए प्रोटेक्ट करना जरूरी है। 2140 का स्टॉप लगाना चाहिए। ये जो आखिरी का आधा घंटा है ना श्रेया, आधा घंटा मतलब आप समझिए कि लगभग 230 से लेकर ये 330 पैसा बाजार ने झिला दिया, यकीन मानिए आज। और हम ग्रेजुअली धीरे धीरे टिक बाय टिक में अगर आप देखें तो अब हम जो क्लोज होने जा रहे हैं या फिर जो ट्रेजेक्ट्री है ना वो ऑलमोस्ट 20 डेमा की होने जा रही है। और निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? 0.07%। ये अभी भी याद रखिएगा, अभी भी 10 डेमा के ऊपर है। तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक जो बना है, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ निफ्टी IT जो कि एग्जैक्टली क्लोज हो रहा है आज 200 डेमा पे। और कुछ काउंटर्स जो क्रैक हो रहे हैं जरा प्लीज़ लेके आइए आप। मिड कैप IT में साइंट, और मैं आपको वो स्टॉक बता रहा हूँ जो कि अब मल्टी मंथ लो और रेंज लो और एक क्लासिकल इन्वर्टेड फ्लैग पर बैठा हुआ है। ये अरुण जरा एक बार देखेंगे इसको, मतलब एक इन्वर्टेड फ्लैग और ऑलमोस्ट 24 मार्च 2025 से लेकर अब तक की पूरी रेंज वालेट होने के कगार पे। आपका टेक क्या होगा इस पे? देखिए वीरेंद्र जी, आपने सही कहा, एकदम आप कह सकते हैं सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, पर ब्रीच होने के चांसेस काफी ज्यादा है। 1100 के अगर नीचे जाता है, उसी के आसपास चल रहा है, तो 1050 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। मल्टीपल बॉटम्स इसी के आसपास है। तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ा और ड्रिफ्ट होता है तो 1050, 1040 वहां तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियर वीकनेस है और मुझे लग रहा है 40 से 50 रुपए गिरावट स्टॉक में आ सकती है। ओके, और गिरावट फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साइंट में IT स्पेस थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, लेकिन कमज़ोर बाजार में भी जो हालिया लिस्टेड स्टॉक्स हैं अगर आप देखें तो ग्रो का मैं जिक्र कर रही थी, 6% अप क्लोज होने की तैयारी ग्रो, साथ ही डेज हाई पर इनफैक्ट करीब 6%। और साथ ही LG इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि इस पर काफ़ी शानदार ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, 3% इंट्राडे में उछला भी, लेकिन हाई साइड से थोड़ा फिसला LG इलेक्ट्रॉनिक्स से। चार्ट्स काफ़ी कम होंगे, लेकिन गाबा सर मुझे याद है आपने कहा था एक दिन का भी चार्ट देखकर मैं बता सकता हूँ। LG इलेक्ट्रॉनिक्स जो थोड़ा सा फिसला है, क्या ये जोन सही है 1626 के हाथ लगाना चाहिए इस लेवल पर? वेल आई थिंक यहाँ पर जब से लिस्टिंग हुआ उसके अधिक गिरावट हुई है। लगाने तो 1700 के ऊपर, उसके पहले नहीं। हो सकता है और डिप मिले। एक रिसेंट जो हमने देखा है करीब अराउंड दैट इज समवेयर क्लोजर टू अराउंड 1500 और सो, और वो टूटता है 1580 तो और गिरावट आ सकती है। तो जब तक 1700 बाहर नहीं करता तब तक छोड़ देना चाहिए। ओके, LG इलेक्ट्रॉनिक्स 1700 के ऊपर आए तब फिर यहाँ पे कन्विक्शन बनेगा, तब सोचेंगे, फ्रेश व्यू लेंगे फिलहाल। लेकिन LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर फिलहाल ये व्यू ग्रो शानदार क्लोजिंग दिखा रहा है, मेरा वहीं पे ध्यान था। और डेज हाई पर कुछ स्टॉक्स इस कमज़ोर बाजार में भी उसमें शामिल है। SBI लाइफ डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। श्रीराम फाइनेंस शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में और पूरे NBFC स्पेस में देखिए श्रीराम फाइनेंस में आज उसने आउट परफॉर्म किया है, ये भी डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। BEL रखेगा डिफेंस स्पेस से, और सुबह गौरांग जी ने बताया भी था लंबी अवधि के लिए भी अच्छा है, टेक्निकल चार्ट्स पर भी साउंड कर रहा है BEL। और डिफेंस स्पेस में BEL हो गया, डेटा पैटर्न्स हो गए, कई स्टॉक्स का हमने जिक्र किया जिसने अच्छी कमाई कराई आज के सत्र में। इसके अलावा टेक महिंद्रा, जहाँ पे IT स्पेस में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन
निचले स्तरों से इसने भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की और कुछ काउंटर्स में देख रही थी जिसने अच्छा परफॉर्म किया और वायदा बाजार से इनफैक्ट एक बार स्कैनिंग कर लेते हैं फिर सीधे क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें रखिएगा स्क्रीन पे रियल्टी स्पेस, चाहे आप देखें फिनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबरा रियल्टी ने, प्रेस्टीज इनफैक्ट सुबह चर्चा भी हुई थी, इसको शुमार भी किया था, इसने अच्छा परफॉर्म किया। मेटल स्पेस में अच्छी तेज़ी थी। वेदांता सुबह गाबा सर आपने पिक किया ना, वेदांता प्रोबेबली लास्ट चार्ट चेक वेदांता कैरी किया जाए इस पर्टिकुलर काउंटर को? यस, कैरी करना चाहिए। सुबह थोड़ा एग्रेसिव कॉल था, अब मेरे ख्याल से कंफर्म हो गया। लोअर लेवल्स पे करीब 500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वेदांता। कल तक मेरे ख्याल से 520 525 पॉसिबल है, कैरी कर सकते हैं वेदांता। ओके, 520 525 तक वेदांता जा सकता है, तो यहाँ पर कैरी करने की राय फिलहाल। तो मेटल एज ए स्पेस अच्छा परफॉर्म करता हुआ और हमने कारण भी समझी थे, फेड रेट कट एक बड़ा ट्रिगर। लेकिन क्लोजिंग ओवरऑल वीरेंद्र जी कल की जैसे ही रही, जिस तरीके से कल एकदम जाते जाते झटका लग गया था बाजार को, आज फिर से वैसा ही झटका लगा है। खराब ही क्लोजिंग, मंगलवार का सत्र लाल रंग ओढ़ ही लिया। हाँ, खराब है शेयर क्लोजिंग, 3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। क्लोज में हम अपना कन्विक्शन पूरे दिन का जो है वो खो देते हैं और 11 नवंबर के बाद यानी ऑलमोस्ट मिड ऑफ द सीरीज़, देखिए 25 दिन लगभग मिड ऑफ सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम 20 डे में विजिट किया था और आज हम एक बार फिर से 20 डे में मोर और लेस विजिट कर रहे हैं और टुवर्ड्स डे लो हम क्लोज हो रहे हैं। ये है प्रॉपर्टी पिछले 3 दिन की कैंडल की। और याद रखिएगा एफआईएस की कैश में सेलिंग। और मैं आपको 2-3 स्टॉक्स दिखाता हूँ। लेट्स ब्रिंग आईसीआईसीआई बैंक। एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेके आइएगा। ये करीब 1356 पे डे लो पे क्लोज हो रहा है, डे लो पे क्लोज हो रहा है। अच्छा, फिर देखते हैं जरा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पे 989 पे एक कंप्लीट रिवर्सल। ये दो स्टॉक्स मात्र आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आज किस प्रकार का रुझान रहा होगा एफआईएस की कैश के आंकड़ों में। मेरे ख्याल से एक 4500 करोड़ के आसपास का डेफिनेटली जो पिछले 2 दिन का एवरेज रहा है वैसे ही कुछ हुआ होगा यहाँ पर। एचडीएफसी बैंक कहाँ 1010 पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी पे क्लोज होने की तैयारी कर रहा था इस सीरीज के अंत में, बट सडनली 10-20 के नीचे एंड जस्ट स्लाइटली अबव 50 डेमा। और कुछ काउंटर जहाँ पे वीकनेस रही। एक सेटबैक लगा हमें आईटी से। देखिए निफ्टी आईटी आज क्लोज हो रहा है 0.5% नीचे। हालांकि ये प्राइस निफ्टी आईटी का 36830 इज एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये सरेंडर नहीं हुआ, बट फिर भी इन्फोसिस का टीसीएस का बिहेवियर ठीक नहीं लगा। आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 0.5% नीचे। मिड कैप्स में रुझान ठीक ठाक था और निफ्टी हालांकि याद रखिएगा टुवर्ड्स क्लोज ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 20 डे में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इवनली पॉइज था, लेकिन जो सूरत हाल था फ्रंट लाइन स्पेस में अच्छा नहीं था। मिड कैप्स में स्मॉल कैप में ठीक ठाक था, मतलब ब्रेथ वाज फाइन, आई मीन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लार्ज कैप्स में वो कन्विक्शन नहीं था, जैसे कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के केस में रिफ्लेक्ट किया। और याद रखिएगा एक ऐसे सूरत हाल में जब रिलायंस ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहा है, आपकी स्क्रीन पे मैं जरा कुछ लेटेस्ट आप सेक्टोरल इंडिसेस देख आइएगा। यस, बैंक्स फ्लैट रहे, फाइनेंशियल्स में अच्छी तेजी थी, लेकिन कुछ इन द बास्केट कोलैप्स भी हुई। बाकी पीएसयूज ठीक थे, डिफेंस ठीक था, कैपिटल मार्केट थीम फ्लैट रही। बड़ा कोलैप्स अगर कहीं पे था तो आप समझिए कि वो था आईटी में, वो था एफएमसीजी में और ऑटो में और इंडिया विक्स में। हालांकि आज थोड़ा सा क्रैक था, ये होता है अमूमन। बाकी फार्मा में स्ट्रेंथ थी और निफ्टी रियल्टी कंप्लीटली केस ऑफ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग। मेटल्स दो स्पेस जो कि कल काफी शॉर्ट विटनेस करके गए थे, आज उनमें कवरिंग थी। बीएल, एसबीआई, हिंडाल्को श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ यहाँ पे स्ट्रेंथ थी। बाकी बैकफुट पे अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल, ट्रेंट, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, आयशर मोटर्स ये आज बैकफुट पे थे। कोटक बैंक बैकफुट पे था। तो आज कुछ दिग्गज बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से आज कंप्लीटली बैकफुट पे। मार्केट शट लगभग 25,860 पे 0.38% नीचे। निफ्टी आईटी करीब 0.6% नीचे। फिर डिफाइन करता हूँ, निफ्टी आईटी क्लोज हो रहा है एग्जैक्टली ये जो प्राइस है ना 36,817। टेक्निकल्स में आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, दिस इज 200 डेमा, बट निफ्टी नवंबर सीरीज का अंत कर रहा है एग्जैक्टली एट 20 डेमा। इसे कहते हैं श्रेया, शाम तक अपनी सुबह की ये तेजी भूल गया, फिर झूल गया 20 डेमा तक। बिल्कुल सर, काफी टायरिंग सेशन था आज मार्केट का और बहुत टायरिंग बिल्कुल। और नवंबर सीरीज का अंत देखते हैं अब दिसंबर सीरीज में मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। आउटलुक तो पॉजिटिव है, अब देखते हैं कि कल का सत्र क्या लेकर आता है। फिलहाल चलिए फिर से वो सीरीज जिसमें गोरे, जिसमें फूफा, जिसमें एफआईएस अमूमन नदारद रहते हैं,
छुट्टियों पर चले जाते हैं, किसे कहते हैं क्रिसमस की छुट्टियां, देखते तो हैं रूठे उसकी शुरुआत फूफा कैसी अगर होगी। बाहर हो तो ही मजा है ना फिर से। नहीं, बात रूठे की नहीं, बात रूठे की नहीं है। अमूमन दिस इज ट्रेंड, वो इस महीने में होती नहीं है श्रेया। I know, तो आप छुट्टी यकीन होती है वहाँ पे सर, मानिए क्रिसमस संघर्षपूर्ण छुट्टियाँ। होता है महीना दिसंबर, संघर्षपूर्ण। ठीक है, चलिए फिर से मुलाकात होगी कल मॉर्निंग पैनल्स में। तब तक के लिए मुझे दीजिए, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।